धन्यवाद Vikas Singh sir. Thank you very much. First and foremost, I would like to express my heartfelt gratitude to Indus University for providing me this beautiful platform to interact with all of you on this very interesting topic titled "Can you really control your dreams?" And how exactly do we dream? What are the basic structure of dreaming? And for example, for whatever the means and technology, if you happen to control your dreams, what are the implications of such ability? तो क्या मैं थोड़ा इसे जो है बाइलिंगुअल प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल तो हम जो है इस विषय के बारे में हम आज समझने का प्रयास करेंगे। So without wasting any more time, because the topic is really very big and I am sure अगर हम थोड़ा सा अगर सीरियसली इस टॉपिक में उतर जाते हैं तो इसमें काफी सारी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमारे सामने प्रस्तुत होंगी। So the topic that we are going to discuss today, as I have already broached before you, is about controlling our dreams. क्या ये संभव है कि हम ड्रीम को पहचान पाए कि ये ड्रीम है, और यदि अगर हम उसे पहचानते हैं तो फिर बाद में क्या ये संभव है कि क्योंकि ये वो मेरी दिमागी परिकल्पना है, इट इज माई ओन मेंटल क्रिएशन, क्योंकि मैं खुद उसका क्रिएटर हूं, तो क्या ये संभव है कि मैं उस ड्रीम को मैं कंट्रोल कर पाऊं। इस विषय के बारे में हम आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। As you know, I am Dr. Vijay Srinath Kanchi, Director, Knowledge Resource Center, Munji Jet Autonomous College, जलगांव। तो मैं मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ बातों को आपके सामने आपके समक्ष में रखने का प्रयास करूंगा। वो कुछ इस प्रकार है। पहला विषय ये होगा कि आर वी रियली ड्रीमिंग राइट नाउ? अभी जो हम सभी लोग जो है इकट्ठा हुए हैं एक जगह पे और एक प्रेजेंटेशन को शायद हम देख रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि ये इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग ए वेकिंग एक्सपीरियंस ऑफ all of us or any one of us, is it possible कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट हमारा ड्रीम का एक हिस्सा हो? थोड़ी देर के बाद हम उठ जाएंगे और हम बोलेंगे कि अरे आज शाम को जो है फलाना कोई तो भी काम करना है, और फिर हम याद करेंगे और बोलेंगे हाँ आज कुछ तो भी सपना आ रहा था जिसमें कोई तो भी कुछ प्रेजेंटेशन कर रहा था। क्या ये संभव है कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट जो अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं ये ड्रीम हो सकता है क्या? ये हम जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। एंड सेकेंडली, दिस में साउंड ए लिटिल बिट रिडिकुलस इन द बिगिनिंग और मे बी सम सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक इमेजिनेशन और साइंस फिक्शन, लेकिन ये भी संभव है कि काफी सारे लोगों ने ये पूछा कि इज इट पॉसिबल दैट वी आर ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ए ग्रेट ड्रीमर? किसी बहुत बड़े कोई व्यक्ति जो है सपना देख रहा है, उस सपने के जो है कैरेक्टर्स है हम सभी, ड्रीम में जो है उसमें किरदार निभाने वाले हम लोग हैं। क्या ये संभव है कि किसी के सपने के हम किरदार है? ये एक सवाल भी हम जरूर इसके बारे में डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। एंड हाउ टू कल्टिवेट द स्किल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ड्रीम्स। द इशू इज एवरी डे वी आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज नोन एज ए ड्रीम वर्ल्ड। इन ड्रीम वर्ल्ड वी एक्सपीरियंस मिरियड फीलिंग्स। कभी कभी हमें जो है बहुत डर लगता है, खौफनाक लगता है, कभी कभी बड़ा आनंद होता है, कभी बहुत सारे गए गुजरे लोग, हमारे पूर्वज जो है, हमारे फैमिली मेंबर्स जो शायद गुजर गए हैं, उनके साथ हम रूबरू होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन उस कभी भी उस अनुभव के समय पे आमतौर पे हमें कभी ये एहसास नहीं होता है कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं ये ड्रीम है, ये हमारा सपना है। जब तक वो सपने को हम अनुभव करते रहते हैं उस समय हमें ऐसा लगता है कि ये 100% सही है और ये सब रियलिस्टिक है। तो क्या ऐसा कोई टेक्निक हो, ऐसा कोई एक डिवाइस और एक कंट्रीवेंस विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू विल बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई ये जो मुझे अनुभव हो रहा है, दिस प्रिसाइज मोमेंट ये ड्रीम है और दिस प्रिसाइज मोमेंट इज माय वेकिंग एक्सपीरियंस। इस प्रकार हम ड्रीम को वेकिंग एक्सपीरियंस से अलग करने के लिए क्या कुछ स्किल को, किसी टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं क्या? Another topic that we will be certainly be interested to discuss is, अगर सपने को हम आमतौर पे पहचान नहीं पा रहे कि ये जो है रियल नहीं है, ये मेंटल क्रिएशन है, तो हो सकता है कि ये जो प्रेजेंट मोमेंट है जो हम अनुभव कर रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो। तो अगर यदि हमारे सामने कोई इल्यूजन सामने आ जाए तो हम किन चीजों के आधार पर, किन क्राइटेरिया के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इल्यूजन है, ये रियल नहीं है और ये रियल है? मतलब मैं उन इल्यूजन्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो इल्यूजन्स
एब्सोल्युटली रियलिस्टिक नजर आते हैं। जैसे वर्चुअल रियलिटी के वर्ल्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ कुछ इस प्रकार के वर्चुअल एनवायरनमेंट मालूम पड़ता है जिसमें आपको डिस्टिंग्विश करना बहुत कठिन हो जाता है कि इसमें सच्चाई कौन सी है और क्रिएटेड कौन सा है। तो इन प्रकार की परिस्थितियों में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में हम कदम रखने वाले हैं, तो एक 10-20 साल के बाद ये मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि what are the criteria based on which you will be in a position to identify this particular aspect is unreal or illusory or created by the human being and this particular aspect is really real, मतलब जिसका सच में अस्तित्व है। ऐसे किन चीजों के आधार पर हम ये डिस्टिंक्शन निर्माण कर सकेंगे, ये एक मुद्दा हम जरूर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Is there any similarity or any connection between experiencing the dream and your meditation or what is known as dhyana? हम जो ध्यान में बैठते हैं, बड़े बड़े जो है संत महात्मा जो है ध्यान में बैठे रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं, ऐसा हम किताबों में पढ़ा है। और मेडिटेशन के प्रैक्टिसेस पतंजलि योग सूत्र वगैरह पढ़ने वाले लोग जो है रोज ध्यान की प्रक्रिया में प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो यदि अगर हम ध्यान प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या हमारा ड्रीम या हमारा सपना और ये जो ड्रीम ये अपना ध्यान या मेडिटेशन, इन दोनों में क्या कोई संबंध है, कोई कनेक्शन है, या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाट इज नोन एज ल्यूसिड ड्रीमिंग। ऑफ लेट देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब जो लोग जो है अपने ड्रीम को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये ड्रीम है करके ऑलमोस्ट एवरी डे। इतना ही नहीं, वो लोग जो है अपने ड्रीम को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि मतलब मुझे किस प्रकार की का ड्रीम का अनुभव चाहिए, और वो अपने ड्रीम को डिजाइन करते हैं। उस ड्रीम को अनुभव करने के बाद जो है बहुत बड़ी कम्युनिटी के ड्रीम व्यूअर्स के जो है बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ल्यूसिड ड्रीमिंग की कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में उस फोरम में आके वो शेयर करते हैं कि मैं मेरे ड्रीम को आज यहाँ इस लेवल तक मैंने कंट्रोल कर पाया है, इस लेवल तक जो है वो ड्रीम का एनवायरनमेंट को मैंने बदला है। और इस प्रकार कुछ लोग यहाँ तक की प्रयास करते हैं कि मैं भी वही ड्रीम, मैं आज रात को वही सपना देखूं जो सपना दूसरों को, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर विकास सिंह है, मैं और विकास सिंह सर दोनों हम प्लान करते हैं यदि अगर हम रियल ग्रेट ल्यूसिड ड्रीमर्स हो तो मैं भी ड्रीम को कंट्रोल करने का प्रयास, वही ड्रीम देखने का प्रयास करूंगा और एग्जैक्टली वही ड्रीम वो भी अपना सपने में देखने का प्रयास करेंगे। क्या इस प्रकार की बातें, कोलैबोरेशन इन ड्रीमिंग, क्या ये इस प्रकार की बातें भी संभव है क्या? ये बातें के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कैन ड्रीम्स बी पुट टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? जो ड्रीम के अनुभव में करीबन अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा हमारा हर दिन एक सररियल वर्ल्ड में हमारा जो चला जाता है, जिसका एक्चुअली देखेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ड्रीम में जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, आप अगर अपने आप को बहुत बड़े राजा के रूप में सपने में देखते हैं तो भी वास्तव में वास्तविकता में उसका जो है वैल्यू 0 हो जाता है। अब जैसे वेकिंग वर्ल्ड में आ जाते हो तो आपका ड्रीम का एक्सपीरियंस का वैल्यू आज के तारीख में 0 है। लेकिन क्या यदि उस 2 घंटे का हमारा ड्रीम एक्सपीरियंस जो हर दिन 24 घंटे में 2 घंटा हम जो अनुभव करते हैं उसको हम सीरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए उपयोग में ला सकते हैं क्या? ये विषय के बारे में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। इन इम्प्लीकेशंस ऑफ डिजाइनिंग और ड्रीम एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जांपल, यदि अगर मैं मेरे ड्रीम्स को सच में आइडेंटिफाई कर पाता हूं और ड्रीम को कंट्रोल भी करना सीख लेता हूं तो उसका मतलब क्या निकलता है? फिर मैं किस हद तक उसको जा सकता हूं? क्या वो कंट्रोल मेरा केवल ड्रीम वर्ल्ड तक ही सीमित रहेगा या और कई मायनों में जो है उसका जो है बहुत बड़ा फायदा मुझे मिलने वाला है? एंड कैन द रियलिटी बी रिड्यूस्ड टू आवर एक्सपीरियंसेस अलोन? देखिए, जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ समय के बाद मे बी अनदर 20 years down the line we will be forced to admit one very important fact कि दुनिया में रियलिटी को अनरियल से यानी इल्यूजन से अलग करना तकरीबन नामुमकिन होने वाला है। इट्स अ फैक्ट। मैं हो सके तो उसके बारे में और थोड़ा डिटेल डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो अपना स्वप्नावस्था भी जो है, अपनी स्वप्नावस्था वो भी एक प्रकार का इल्यूजन है जो इतना सच्चा लगता है, इतना सच्चा लगता है कि हमें कभी मालूम महसूस ही नहीं होता है कि ये जो है केवल हमारी दिमागी परिकल्पना है। तो इज देयर ए वे टू आइडेंटिफाई एंड in fact क्या everything, all that experiences that we come across can be reduced, all our reality can be reduced to only experiences only?
तो ये तमाम बातें डिस्कस करते करते आखिरकार रियलिटी किसे कहेंगे, इल्यूजन किसे कहेंगे, ये दोनों के बीच में का फर्क क्या है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। एंड रिलेशन बिटवीन ड्रीम एंड आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जगहों पे आपको पढ़ने के लिए मिलता है, हिंट्स भी मिलते हैं कि आपका ड्रीम एक्सपीरियंस यदि अगर आप याद रख कर सकते हैं, आपके ड्रीम एक्सपीरियंस का अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप निकाल के अगर उसको आप देख सकते हो, तो दैट वुड गिव यू नो ए पीप इनटू हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस योर आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। यानी यदि अगर आप स्पिरिचुअलिज्म को बिलीव करते हैं, आपका शरीर त्यागने के बाद भी आपका अस्तित्व कायम रहता है और आपका उस पर्टिकुलर अस्तित्व में आप बहुत सारे सुख और दुख के अनुभवों से गुजरते हुए दूसरा जन्म तक आप गुजरते हुए एक अवस्था से गुजरते हैं। अगर इस बात को आप समझते हैं, इस बात को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो अनुभव कैसे होने वाला है, वो आपके ड्रीम के एक छोटा सा एक 5 मिनट का अगर आप टुकड़ा अगर निकाल के अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो बुक्स लाइक बार्डो टोडल, देयर आर मेनी बुक्स, इवन जो है विलियम शेक्सपियर ने भी हैमलेट के अपने इसमें उन्होंने वही कहा है कि ड्रीम जो है मोर और लेस इट्स ए रेप्लिका ऑफ योर आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस। तो ये दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। समाधि और डीप स्लीप, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, उसके सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। और ड्रीम के बारे में ब्रह्म सूत्र में, उपनिषद में और ढेर सारे इंडियन लिटरेचर में, बोथ बुद्धिस्ट एज वेल एज हिंदू लिटरेचर में बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने को मिलता है। यहाँ तक कि जो हम अब आज के तारीख में, आज के दिन हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रीम को कैसे कंट्रोल करें, और कंट्रोल करना क्या ये एक यौगिक प्रैक्टिस हो सकती है, ये एक यौगिक साधना हो सकती है, ये तमाम बातों को भी जो है उपनिषदों में, ब्रह्म सूत्र में और कई जगहों पे क्या क्या पढ़ने को मिलता है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एंड फाइनली ड्रीम को कंट्रोल करते हैं तो उसे हम कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग, है ना, ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप आपके ड्रीम को पहचान पाते हैं, पहचानना ही नहीं, उस ड्रीम के एनवायरमेंट को और आप उस ड्रीम में आपके क्रियाकर्म को, आपके जो भी एक्टिविटीज है उसे आप कंट्रोल में लाते हैं, उसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। तो अगर लूसिड ड्रीमिंग संभव है, तो उसका एक्सटेंशन में क्या ये पॉसिबल है कि आप लूसिड लिविंग को भी अनुभव कर सकते हैं। यानी ये जो आज का अनुभव है, जिसे हम जो है जागृत अवस्था जो कह रहे हैं, इस जागृत अवस्था भी अद्वैत वेदांत और शून्यवाद बुद्धिज्म, ये दोनों स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं कि ये भी आखिरकार आपका ही दिमागी परिकल्पना है, ये भी एक माया है। तो यदि अगर ये भी आपकी दिमागी परिकल्पना है, इट्स ओनली योर फैंसीफुल क्रिएशन ऑफ योर ओन माइंड, तो जस्ट एज ड्रीम कैन आल्सो बी ब्रॉट अंडर योर कंट्रोल, इज इट पॉसिबल कि ये जो अनुभव जो हमें जागृत अवस्था में मिल रहा है, इसे भी हम कंप्लीटली उसके कंट्रोल में, हमारे प्रभुत्व में ला सकेंगे क्या। तो मेरा दायरा जैसे आपको अभी समझ में आया होगा कि काफी बड़ा कैनवास जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन करीबन 1-1.25 घंटा चलने वाला है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये टॉपिक शायद काफी सारे लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम दे कुड बी कमिंग अक्रॉस सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दैट आर बीइंग प्रेजेंटेड इन दिस प्रेजेंटेशन। तो यदि अगर ये कुछ नई बातें हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देते हुए इस प्रेजेंटेशन के प्रति थोड़ा I request you to all of you to kindly give your utmost attention to my presentation, so that ये जो खूबसूरत बातें हैं, ये क्या केवल काल्पनिक बातें हैं कि ये सच में, ये तमाम बातें जो कुछ भी आज हम डिस्कस करने वाले, ये प्रैक्टिकली संभव होंगे। ये हम जो है आज 1-1.25 घंटे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। Well, the first question, let's address this question straight on. Are we dreaming right now? अगर आप में से, हम में से कि अगर कुछ लोग हैं जो लोग अपने सपनों को याद रखते हैं, रोज हम जो है रात को सोते हैं, करीबन 10 बजे सोते हैं, सवेरे 6 बजे अगर उठते हैं, तो उस 8 घंटे के पीरियड में करीबन 2 घंटा हम जो है सपनों को देखते हैं, अलग अलग टुकड़ों में, करीबन 20-25 मिनट वाले एक 5 साइकिल्स में अप्रोक्सीमेटली हम जो है करीबन 2 घंटे में हम सपनावस्था में गुजरते हैं। और उस सपनावस्था में अनेक प्रकार के अनुभवों के थ्रू हम गुजरते हैं। उसमें से ज्यादातर स्वप्न, यानी अप्रोक्सीमेटली मोर देन 90% ऑफ आवर ड्रीम्स हम बिल्कुल भूल जाते हैं, और सवेरे नींद खुलने के बाद जो है ये बहुत सारी बातें हमें याद नहीं रहती है।
हम सपनावस्था में जो कुछ भी देखा है, बहुत सारी बातें आमतौर पे हमें याद नहीं रहते हैं। लेकिन फर्ज करो आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने सपनों को अच्छी तरह याद रखते हैं। इनफैक्ट देयर आर मेनी पीपल हु रिमेंबर देयर ड्रीम्स वेरी क्लियरली, वेरी डिस्टिंक्टली। वो एक प्रकार की उपलब्धि भी है। स्पिरिचुअल साइंस में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देखा जाता है। तो यदि अगर हम ड्रीम को याद कर सकते हैं सवेरे नींद खुलने के बाद, तो उस टाइम पे यदि हम ड्रीम याद करते टाइम पे हम अगर ड्रीम को याद करते रहते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि अरे वो ड्रीम इतना सच्चा लग रहा था, इतना रियलिस्टिक लग रहा था कि हमें कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि ये शायद जो है कुछ ड्रीम हो। तो यदि अगर ड्रीम के अनुभव करते टाइम पे हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये ड्रीम है, तो क्या ये संभव है कि अभी जो हम जिस मुकाम को, जिस पल को हम अनुभव कर रहे हैं, ये हमारा जागृत स्थिति का अनुभव नहीं, बल्कि ये सपनावस्था का एक हिस्सा हो? इसके संबंध में मैं आपके सामने 2-3 इंटरेस्टिंग बातें रखना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं ग्रीक फिलोसोफर एक थे करीबन 1 ढाई हजार साल पहले, 2300 साल पहले, सोक्रेटिस नामक। उनके एक शिष्य थे थिएटिटस। थिएटिटस एक बहुत बड़े अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, और उनके शिष्य भी थे सोक्रेटिस के, और वो एक सैनिक भी थे। सोक्रेटिस और थिएटिटस रेगुलरली ग्रीस के मार्केट के गलियारों में मिलते थे, एक दूसरे को मिलते थे। और जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे, वो दोनों बहुत फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल बातें करते थे। इन तमाम डिस्कशंस को जो है प्लेटो ने थिएटिटस नाम की एक किताब में रिकॉर्ड किया है। और फॉर्चुनेटली थिएटिटस जो है प्लेटो के कारण से उन दोनों के बीच का डिस्कशन जो कुछ भी हुआ करता था, वो सब हमारे पास अभी उपलब्ध है। तो मैं प्लेटो के थिएटिटस में सोक्रेटिस और थिएटिटस के बीच में जो डिस्कशन होता है, उसके एक छोटा सा जो है एक एग्जांपल, मैं आपके एक छोटा सा स्निपेट आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। एक बार ऐसे ही सोक्रेटिस मिलते हैं थिएटिटस को मार्केट के एक गलियारी में, और बात यूं ही इधर उधर चलती रहती है। तो अचानक वो थिएटिटस से पूछते हैं सोक्रेटिस, उनके आंखों में आंखें डाल के, कि थिएटिटस अभी हम दोनों यहाँ पे एक गली में खड़े रह के एक दूसरे से बात जो कर रहे हैं, क्या ये संभव है कि ये हम सच में किसी मार्केट में दोनों खड़े रह के वास्तविक दुनिया में जागृत अवस्था में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या क्या ये संभव है कि ये या तो आपका या तो मेरा एक सपना का एक अनुभव है? थिएटिटस इमीडिएटली एक सेकंड सोचने लगते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल सोक्रेटिस, ये बात सही है कि हम कई बार जो है इस गलियारी में कहीं ना कहीं एक जगह पे मिले हैं, और एक दूसरे से हम जो है इस मार्केट प्लेस में खड़े रह के हम एक दूसरे से बात करते थे। और इस कारण से, क्योंकि हम कई बार एक दूसरे से मिले थे, कई बार मैं सपने में भी आपको इसी प्रकार मार्केट में मिलते हुए, आपसे बात करते हुए मैं कई बार जो है सपनों को अनुभव किया है। तो ये मुझे भी कहना सच में बहुत कठिन है कि ये जो अभी वाला मेरा जो अनुभव है, जिसमें मैं सोक्रेटिस मेरे गुरु से जो बात कर रहा हूँ, ये सच में मैं जागृत अवस्था में बात कर रहा हूँ या सपनावस्था में ये बात हो रही है? क्योंकि कई बार मैं मेरे सपनावस्था में आपके साथ इसी प्रकार के स्पिरिचुअल डिस्कशंस मैंने किया हुआ है। तो बाद में ये चर्चा आगे बढ़ती है और दोनों इस बात पे सहमत होते हैं कि जो आदमी विवेक से भरा हुआ है, वो आदमी इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि ड्रीम के अनुभव को जागृत अवस्था के अनुभव से अलग करके देखना बहुत ही कठिन है, या एक प्रकार से नामुमकिन है। ये बात कौन कर रहे हैं? सोक्रेटिस कर रहे हैं, जो ग्रीक फिलोसफी में बहुत विद ग्रेट रेस्पेक्ट एंड रेवरेंस जिसका नाम लिया जाता है, वो सोक्रेटिस कहते हैं थिएटिटस से, जो आदमी विजडम से भरा हुआ हो, जो आदमी अपने सपनावस्था को भी बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हो, जो अपनी जागृत अवस्था को भी बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता हो, ऐसे विवेकाधिष्ठित व्यक्ति इस बात को जरूर पहचान लेगा कि जागृत अवस्था के अनुभवों को स्वप्नावस्था के अनुभवों से अलग करके देखना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और ये दोनों बात इस बात पे सोक्रेटिस और थिएटिटस दोनों भी सहमत हो जाते हैं। I'll present one more interesting aspect. डेकार्ट करके 15th-14th सेंचुरी के जो है एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। वो मेडिटेशंस ऑन फिलोसफी करके 6 फिलोसफीज उन्होंने पेश किया है। उनके मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसफी, उनका वेरी फर्स्ट बुक मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलोसफी, उसके इंट्रोडक्टरी पेजेस में ही, यानी फर्स्ट 2 पेजेस में ही वो एक बात कहते हैं
कि अभी मैं जो है एक फायर प्लेस के मेरे बेडरूम में, क्योंकि फ्रांस बहुत ठंडी इलाका है, तो वहां पे जो है फायर प्लेस होता है बेडरूम में। वो फायर प्लेस के सामने वो बैठे हैं और अपने को जो है वो गर्मी वो सेक रहे थे। गर्मी सेकते हुए वो कहते हैं कि अभी मैं मेरे फायर प्लेस के सामने बैठा हुआ हूँ और गर्मी को अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन क्या यह संभव है कि ये जो गर्मी को मैं सेक रहा हूँ ये मेरा स्वप्न का अनुभव है। और वो बोलते हैं कि क्योंकि कई बार मैं स्वप्न में इस फायर प्लेस के सामने बैठा हुआ हूँ और गर्मी को सेक रहा हूँ, और थोड़ी देर के बाद मेरा सपना टूट जाता है और मेरी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद मैं देखता हूँ तो मैं फायर प्लेस के सामने बैठा हुआ नहीं खुद को पाता हूँ, बल्कि मैं मेरे बिस्तर पे लेटा हुआ मैं खुद को पाता हूँ। एक सेकंड पहले मैं फायर प्लेस के सामने बैठा हुआ खुद को महसूस करता हुआ अनुभव करता था, और जैसे ही मेरा सपना टूट गया तो अचानक मैं खुद को जो है फायर प्लेस के सामने नहीं, बल्कि बेड के ऊपर रजाई ओढ़ के सोता हुआ एक व्यक्ति के रूप में मैं पाता हूँ। फिर डेकार्ट कहते हैं कि इस प्रकार के अनुभव कई बार हुए हैं, तो इसलिए मुझे अभी ये डाउट है कि ये जो फायर प्लेस के सामने मैं बैठ के गर्मी को सेक रहा हूँ और ये मेडिटेशन ऑफ फर्स्ट फिलोसफी ये किताब जो लिख रहा हूँ, तो क्या ये मैं सच में लिख रहा हूँ या सपने में ये लिखने वाला जो है एक अनुभव को मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो अगर इस प्रकार अगर हम इस बात को अगर हम बारीकी से अगर ऑब्जर्व करेंगे, जो लोग बहुत अपने जीवन को सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करने लगते हैं, जागृत अवस्था में ही नहीं सपनावस्था में को भी बहुत सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करने लगते हैं, वो लोग अपने सपनों को याद रख पाते हैं। उनके स्वप्न बहुत स्पष्ट रूप से उनको याद रहते हैं, और वो ये बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि स्वप्न के अनुभवों को जागृत अवस्था के अनुभवों से अलग करके देखना वास्तव में बहुत ज्यादा कठिन है। इसी को मैं और थोड़ा आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। और कई लोगों ने साइंस फिक्शन के बहुत सारे राइटर्स ने भी ऑथर्स ने भी ये पेश किया है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम सभी लोग जो है किसी एक बहुत बड़ा जो है सपने को देखने वाला एक कोई तो भी बहुत बड़ा राक्षस हो या कोई तो भी व्यक्ति हो, वो कोई तो भी है, और उसके सपने में हम जो है किरदार निभाने वाले एक छोटे से हम जो है अलग अलग स्तर के हम व्यक्ति हैं, मतलब वी आर पार्ट ऑफ द ड्रीम ऑफ ए वेरी ग्रेट पर्सनालिटी हु इज ड्रीमिंग। क्या ये संभव है? अगर मैट्रिक्स करके एक मूवी भी आई है और बहुत सारे इस प्रकार के नॉवेल्स भी निकले हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये पूरी तरह संभव है कि शायद हम जो अनुभव करते हैं ये किसी प्रकार का कंप्यूटर सिमुलेशन हो या किसी प्रकार का एक ग्रैंड डिजाइन हो जिसमें आपकी स्वतंत्रता, आपकी स्वेच्छा बहुत कम मात्रा में हो, और जैसा पहले प्रोग्रामिंग किया हुआ है उस प्रोग्रामिंग के तहत ही आपका पूरा जीवन चलता हो। तो इज इट पॉसिबल दैट वी आर रियली पार्ट ऑफ ए ड्रीम ऑफ ए वेरी ग्रेट ड्रीमर? ये सवाल जो है पहले हमें रिडिकुलस लगता है क्योंकि हम अपने ऊपर कुछ हद तक स्वेच्छा और स्वतंत्रता को अनुभव करते हुए महसूस करते हैं। हम तुरंत बोलते हैं कि देखो मैं अपनी मर्जी से मैं हाथ इधर उधर हिला सकता हूँ, मैं चाहे तो यहाँ से उठ सकता हूँ और बैठ सकता हूँ, यानी मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, किसी के सपने के इंस्ट्रक्शन के कारण से मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हमें आमतौर पे लगता है। लेकिन ऑब्जर्व कीजिए, आपके ड्रीम में भी आपके ड्रीम कैरेक्टर्स भी इसी प्रकार के स्वतंत्रता को दिखाते हैं, पेश करते हैं। आपके सपने में यदि अगर आपका दोस्त के साथ आप किसी विषय पे झगड़ा कर रहे होते हैं आपके सपने में, तो आपका दोस्त कंप्लीटली अपने स्वायत्तता के साथ आपके साथ झगड़ा करता है और आप भी कंप्लीटली अपने स्वायत्तता को निभाते हुए उसके साथ झगड़ा करते हैं। तो आपका दोस्त जो आपका स्वप्न का क्रिएशन है वो कहीं पे भी ये नहीं दिखाता है कि वो आपका ड्रीम का एक कैरेक्टर है, इसके कारण से उसके ऊपर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है और आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही वो आपके साथ लड़ेगा, ऐसा वो कहीं नहीं दिखाता है। यानी ड्रीम कैरेक्टर से एग्जिबिट एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द ड्रीम। चाहे हमारा ड्रीम हो या किसी और व्यक्ति का ड्रीम हो, उनके ड्रीम में उनके ड्रीम कैरेक्टर्स एब्सोल्यूट फ्रीडम को वो एंजॉय करते हुए एब्सोल्युटली अपने डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बर्ताव करते हुए पेश आते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम जो अपने इंडिपेंडेंस को जो हम महसूस कर रहे हैं ये किसी बहुत बड़ा ड्रीमर का एक ड्रीम का एक छोटा सा हिस्सा हो? इस विषय को जो है हम कभी कभी सच उस समय मानने लगते हैं
जब आपका जीवन आपके कंट्रोल से कंप्लीटली बेकाबू होते हुए, बियॉन्ड योर कंट्रोल, बहुत सारे सिचुएशंस आपके जीवन में यदि अगर निर्माण होने लगते हैं, फिर उस टाइम पे हम जो है बहुत असहाय महसूस करते हैं और बोलने लगता है भाई मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, ऊपर वाला जैसा चाहता है वैसा मेरा जीवन चलता रहे। यानी अगर हम अपने स्वेच्छा को खो बैठते हैं और बाहर के परिस्थितियां हमारे जीवन पे बहुत हावी होने लगते हैं, तो अचानक हम रियलाइज करने लगते हैं कि शायद मेरे हाथ में बहुत कुछ कम है और ये सब ऑलरेडी किसी प्री डिस्टाइंड प्लान के मुताबिक चल रहा है और मैं इसको ज्यादा मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो इज इट पॉसिबल दैट वी आर ऑल ड्रीम कैरेक्टर्स ऑफ ए ग्रेट ड्रीमर? इसके लिए मैं 3 बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। सेंट अगस्टिन करके 5th सेंचुरी के जो है एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे यूरोप में, काफी मशहूर थे। उनके कन्फेशंस करके एक किताब है, काफी मशहूर है और क्रिश्चियन थियोलॉजी में वो कन्फेशंस किताब को जो है बहुत रेस्पेक्टफुली लिया जाता है। और प्लेटो उनसे 500 साल पहले के जो थे, करीबन 800 साल पहले के जो थे, वो भी और सेंट अगस्टिन भी, फिर बाद में 1870s में जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो साइको एनालिसिस को जो लिखा था, उन्होंने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने अपने ड्रीम्स के बारे में पेश किया है। तीनों भी इस बात से सहमत होते हैं कि हम अपने ड्रीम्स में कई बार बड़े शेमलेस होते हैं, यानी हम बहुत नंगे होते हैं, बहुत हमारे ऊपर खुद के ऊपर कोई काबू नहीं रहता और हम जो है काफी अनैतिक बातें करते रहते हैं, जो हम जागृत अवस्था में जो बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की काफी सारी गंदी बातें भी हम करने लगते हैं कई बार हमारे ड्रीम के अनुभव में। We have no absolute control of morality during our dreams, ऐसा हम वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि क्योंकि हमारा ड्रीम के ऊपर हमारा ज्यादा कोई खास कंट्रोल नहीं है और ड्रीम जो है अपने स्वायत्तता से अपने आप हमारे ऊपर हमारे सामने प्रकट होने लगता है, तो उसी प्रकार जो है हमारा जीवन भी कई मर्तबा बिना हमारे कंट्रोल के अपने आप जो है अपने सामने अनफर्ल होता हुआ हमें अनुभव में आता है। इस प्रकार के ये लोगों ने पेश किया है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हम सबसे पहले इस बात को अप्रिशिएट करें कि ड्रीम्स जो होते हैं, सपने जो होते हैं, वो बहुत रियलिस्टिक होते हैं और ड्रीम्स में हमें जो सोकल्ड हमारा जो कंट्रोल है ड्रीम पे, वास्तव में हमारा कंट्रोल खास कुछ नहीं होता है। ड्रीम्स अपने आप हमारे सामने अनफर्ल होते हैं, अपने आप हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं और वो जो से प्रकट होने लगते हैं उन चीजों को हम केवल अनुभव से उनके थ्रू हम गुजरने लगते हैं। ये पॉइंट को हमें जो है सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना होगा। जब इस पॉइंट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेज में हम ड्रीम को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस बात को भी हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो मैं भी मेरा नेक्स्ट चैप्टर में ये आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा कि हाउ टू कल्टिवेट द स्किल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द ड्रीम। नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that it is really very difficult for any one of us to recognize the dream as it is happening। यानी जैसा ड्रीम गुजरते रहता है, जैसा ड्रीम होते रहता है, उस पर्टिकुलर मुकाम पे, उस पर्टिकुलर अनुभव के समय पे, उस पल में हम ड्रीम के ये सपना है, ये कल्पना है, ऐसा हम रिकॉग्नाइज आमतौर पे नहीं कर पाते हैं। तो कैसे ड्रीम को रिकॉग्नाइज करें, इसके लिए क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, और इज देयर अ वे टू डिस्टिंग्विश रियलिस्टिक इल्यूजन फ्रॉम रियलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेविड ब्लेन जैसे एक बहुत बड़े मैजिशियन के सामने अगर आप खड़े रहते हो, या दूसरा आजकल जो टीवी प्रोग्राम्स में आते रहते हैं डायनामो करके, इस प्रकार के कोई अगर आपके सामने कोई अगर मैजिशियन हो जो सच में इतना अच्छा प्रभावशाली मैजिक आपके सामने अगर करता हो, फिर आपको बहुत कठिनाई महसूस होती है कि इसमें रियलिटी कौन सी है और जो है ये इल्यूजन कौन सा है। तो अगर आप उसको बार बार रिवाइंड करके भी अगर आप देखेंगे कि भाई इसने कैसे ये पर्टिकुलर चमत्कार किया है, ये मैजिक कैसे किया है, तो हम जो है कई बार फेल हो जाते हैं। तो यदि अगर कोई इल्यूजन ऐसा हो, इतना प्रभावशाली हो कि वो 100% रूबरू रियलिस्टिक लगने लगता हो, तो रियलिटी के से जो है उस रियलिस्टिक इल्यूजन को अलग करने के लिए क्या हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, कुछ प्रोसीजर्स है, ये भी हम जो है अभी देखने का प्रयास करेंगे। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। करीबन 400 इयर्स बिफोर क्राइस्ट, 369 बीसी में जुआंगजी करके एक चाइनीज एम्परर थे। उन्होंने हम लोगों के सामने एक बहुत खूबसूरत बात रखी है।
अगर इस बात को हम अच्छी तरह समझ ले तो मुझे लगता है कि हम केवल इसी बात को जो है आज दिन भर हम सोचते रहेंगे और अगले 3-4 दिन भी हमारे दिमाग में यही बात जो है शायद घूमता रहेगा। द पॉइंट इज, उन्होंने कहा है कि आई ड्रीम्ड आई वाज ए बटरफ्लाई। जुआंगजी कहते हैं, वो बहुत बड़े राजा थे, एम्परर थे चाइना के। वो कहते हैं कि आज मैं कुछ समय पहले मैं खुद खुद को एक तितली की तरह जो है मैंने सपने में पाया है। आई ड्रीम्ड आई वाज ए बटरफ्लाई एंड नाउ आई वंडर whether I indeed was the Emperor Zhuangzi who had just finished dreaming I was a butterfly, or whether I was a butterfly who had just started dreaming that I am Zhuangzi। वो बोलते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले खुद को एक बटरफ्लाई के रूप में पाया था। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या मैं जुआंगजी हूँ जो बटरफ्लाई का सपना देखा है, या मैं बटरफ्लाई हूँ जो खुद को अभी जुआंगजी एम्परर के रूप में देख रहा है। आपको शायद समझ में आया होगा ये कितना खूबसूरत बात है। मैं दोबारा आपके सामने उसको रिपीट करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इसका शीर ब्यूटी अगर हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे तो मेरा प्रेजेंटेशन में जो अभी आगे के कुछ स्लाइड्स में मैं आपके सामने रखूंगा वो बातें आप बहुत बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। जुआंगजी एक बहुत बड़े जो एम्परर थे, वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है जिसमें मैं खुद को एक बटरफ्लाई, एक तितली के रूप में मैंने पाया है। अभी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सच में मैं जुआंगजी एक बहुत बड़ा एम्परर तितली का सपना देखा है, यानी खुद को तितली के रूप में उड़ता हुआ ऐसा कोई सपना को देखा है, या मैं वास्तव में एक तितली हूं जो अपने सपने में जुआंगजी एम्परर, जो राजा जुआंगजी के रूप में वो अभी सपना देख रहा है। तो मतलब is the butterfly dreaming that it is Zhuangzi, और Zhuangzi was dreaming that he was a butterfly। ये दोनों में किसको सही माने, किसको गलत माने, किसको जो है सपने के रूप में उसको नकार दे और किस पर्टिकुलर अनुभव को नहीं ये वास्तविक अनुभव है करके किसको क्वालिफाई करे, इज रियली ए ग्रेट चैलेंज। हम आमतौर पे हम कहते हैं कि नहीं, हमारा ड्रीम जो है हम उसको एक सेकंड में नकार सकते हैं, क्योंकि जागृत अवस्था में खड़े रह के हम नकारते हैं तो इसलिए ड्रीम को नकारना बड़ा आसान होता है। लेकिन ड्रीम की अवस्था में जब आप रहते हुए कभी भी आप जागृत अवस्था को नकार नहीं सकते, क्योंकि आपको ख्याल ही नहीं आता है कि इस ड्रीम अवस्था के अलावा दूसरा कोई अवस्था भी संभव हो। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी ऑल नीड टू सीरियसली पॉन्डर ओवर। राम नारायण करके 1923 में एक डॉक्टर थे जिन्होंने लोगों के सामने एक इंटरेस्टिंग एक मुद्दा पेश किया है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति रहा करता है, उन्होंने ऐसे एक स्टोरी को नैरेट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति बार बार एक ही प्रकार के ड्रीम को देखने लगता है और कुछ साधना के बाद जो है वो ड्रीम को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता उसने पाया है। फिर क्योंकि वो एक ही प्रकार के ड्रीम को बार बार देखने लगता है तो फिर वो जो है वो ड्रीम के वो जो कैरेक्टर्स थे, वो किरदार थे, उन लोगों को एक दिन अचानक वो रोकता है उसके सपने में ही, और वो बोलता है कि रुको रुको रुको, आप सभी को मैं रुकाता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछनी है। तो पहले के दिन जो है लोग रुकते नहीं है उनके सपने में, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद जो है वो कामयाब होता है और अपने सपने में आने वाले जो किरदार है वो तमाम लोगों को वो रोक देता है और कहता है कि मैं एक बहुत सनसनीखेज खुलासा आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। तो ड्रीम कैरेक्टर्स उसके सपने में रुकते हैं और बोलते हैं कि भाई क्या कहना है आपको। तो वो कहते हैं कि सुनो, मैं आपके सामने ये बात पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों का अस्तित्व, मतलब वो सपने के बाकी जो कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स के साथ वो कह रहा है कि आप लोगों का अस्तित्व वास्तव में कुछ नहीं है, मैं आप सभी को क्रिएट करता हूं और यदि अगर मैं जाग जाता हूं तो आप सब गायब हो जाएंगे। सपने में अब दूसरे सपने के कैरेक्टर्स को वो कह रहा है कि आप लोगों का वास्तविक अस्तित्व करके कोई दूसरा कुछ नहीं है, आपका पूरा अस्तित्व मेरे दिमाग के ऊपर ही डिपेंडेंट है और मैं आप लोगों का क्रिएशन करता हूं, आप लोगों का सृजन करता हूं, और यदि अगर मैं जाग जाता हूं तो आप सभी गायब हो जाते हैं। तो रामनारायण जो डॉक्टर थे वो इस सपने के बारे में लिखते हुए वो कहते हैं कि फिर वो सपने में जो बाकी के कैरेक्टर्स थे पहले उसके सामने वो हंस पड़ते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन बार बार वो कोशिश करके एक दिन सीरियसली बोलता है कि नहीं, मैं आपके बारे में आपके सामने बहुत सही बात रख रहा हूं, आप इस बात को सीरियसली गौर करें।
तो आखिरकार एक दिन जो है सपने के वो सभी किरदार जो है राजी हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तुमको कहना क्या है। तो फिर वो कहता है कि रामनारायण कहता है कि ये आखिरकार ये मेरा सपना है और सपने के अंतर्भूत होते हुए आप सभी का क्रिएशन हो रहा है। फिर आप सभी अगर मैं इस सपनावस्था से मैं उठ जाता हूँ, जागृत अवस्था करके दूसरी एक स्थिति है, उस स्थिति में अगर मैं पहुंच जाता हूँ तो आप सब गायब हो जाते हैं। तो सपना में जो जो किरदार है वो सभी बोलते हैं कि भाई अगर यदि इस बात को हमें मानना हो तो आप एक काम करो, जो सो कॉल्ड जो तुम्हारा जागृत अवस्था है, उस जागृत अवस्था से ऐसा कोई तो भी पुरावा, ऐसा कोई प्रूफ आप लेके आओ और ये दिखा दो कि ये सपनावस्था की चीज नहीं है, ये जागृत अवस्था की एक चीज है। अगर ये जागृत अवस्था से कोई चीज को आप ट्रांसपोर्ट करके आप स्वप्नावस्था में लेके आ सकते हो, तो उसको हम देखेंगे और यकीनन आपकी बात को हम विश्वास करेंगे। तब तक इस आपकी बात को हम ठुकरा देंगे जब तक आप जागृत अवस्था से, आपके जागृत स्थिति से किसी न किसी चीज को इस स्वप्नावस्था में आप ट्रांसपोर्ट करके ना ला पाएंगे। तो रामनारायण यहाँ पे इस कहानी को रोका है। ये किताब आज भी अवेलेबल है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। रामनारायण ये किताब या कहानी को यहाँ रोकते हुए इस पर्टिकुलर कहानी को उस जमाने के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, फिलोसोफर्स सभी को जो है उन्होंने पोस्ट किया है और उन्होंने बोला है कि भाई इसका कोई उत्तर आप दे सकते हैं क्या? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे हम जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और स्वप्नावस्था में दिखा सकते हैं कि देखो ये जागृत अवस्था से आया हुआ एक चीज है और इसके कारण से हम ये याद रख सकते हैं कि जागृत अवस्था करके एक अलग स्थिति है। रामनारायण यहाँ रुकते हैं और बोलते हैं कि अगर यदि इसका सोल्यूशन अगर मिलता हो, आप लोग मुझे सोल्यूशन देते हो तो मैं एक किताब पब्लिश करता हूँ। तो उस जमाने में करीबन उनके पास जो है 29 जो है रिप्लेस आए हुए थे, बड़े बड़े फिलोसोफर से, डॉक्टर से, साइंटिस्ट से। उसको कंपेयर करते हुए उन्होंने एक किताब को पब्लिश किया था। रामनारायण जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोगों के सामने रखा है, या सोक्रेटिस थियोक्रिटस के साथ डिस्कस करते हुए जिस विषय के बारे में चर्चा की है, या डेकार्ट ने जिस मसले को हमारे सामने रखा है, उसे आज के तारीख में इस साइंटिफिक युग में लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं और इसे बहुत सीरियसली लिया जाता है। और लोग आज के तारीख में एक साइंटिफिक स्टडी के तौर पे कहते हैं कि हाँ, ये जो मसला है कि ड्रीम को हम आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन महसूस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ इसे 100% कंट्रोल में ला सकते हैं। और ड्रीम को कंट्रोल में लाने के कारण से आपके पर्सनालिटी में ढेर सारी उपलब्धियां, बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो है उसके जो है दरवाजा आप खोल डालते हैं। वो कैसे है, मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। वो कहते हैं कि ड्रीम को आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक स्किल है, एक कौशल्य है, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपके ड्रीम के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो एग्जैक्टली आपके जो है जागृत स्थिति के अनुभव जैसे ही होते हैं, लेकिन जागृत स्थिति के अनुभव में और स्वप्न के अनुभव में कुछ फर्क होते हैं। उन फर्कों को आपको आइडेंटिफाई करने की क्षमता डेवलप करनी है। पहला क्या है, लुक फॉर द ऑडिटिव। आपके दैनंदिन जीवन में चाहे वो जागृत स्थिति हो या स्वप्नावस्था हो, तो यदि अगर कोई चीज एकदम अलग सा मालूम पड़ता है, अरे ये ऐसा कैसा है, इनकॉन्ग्रुइटी जिसे कहते हैं, यानी जो चीज जहां मौजूद होने की संभावना नहीं है, ऐसी कोई चीज आपके सामने अगर कोई पेश आता हो, तो आपको कुछ आश्चर्य से जब लगता है, जब भी आश्चर्य का अनुभव आप आपके जीवन में पाते हैं, तो इमीडिएटली आपको चेक करना है क्या ये जो अनुभव ये मेरा स्वप्न का हिस्सा है या मेरे जागरूक स्थिति का हिस्सा है। ये एक कल्टीवेशन है, ये एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस अगर आप जब भी आश्चर्यजनक बातों से जब भी आप रूबरू होते हैं, तो आप अपने आप को याद दिलाने लगते हैं कि मैं टेस्ट करता हूं कि क्या ये स्वप्न का अनुभव है कि ये जागरूक स्थिति का अनुभव है। तो आप स्लोली स्लोली इस प्रैक्टिस के साथ कुछ समय के बाद ड्रीम में भी आप अपने अनुभवों को से गुजरते हुए आप जब भी इस प्रकार के आश्चर्यजनक चीजों से रूबरू होते हैं, क्योंकि ड्रीम में आमतौर पे, स्वप्न में बहुत सारे आश्चर्यजनक बातें से आप गुजरते हैं, लेकिन आप रिकॉग्नाइज करते हैं उनको, आप एक्सेप्ट करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन यदि अगर आश्चर्यजनक बातों के सामने रुक के क्या ये सच में ऐसा है क्या करके एक मिनट आश्चर्य को आप अनुभव करने लगेंगे, तो अगर वो सपना हो तो इमीडिएटली जो है आप सपने को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घड़ी देखी है और एग्जैक्टली 11 बजकर 11 मिनट हुआ है, उदाहरण के लिए, तो
ये एक प्रकार का जो है काइंड ऑफ एन ऑडिटी, इट्स काइंड ऑफ एन इनकॉन्ग्रुइटी। तो यदि अगर इस प्रकार का अनुभव आपके सामने आया है, 9:09 हुआ है, तो इमीडिएटली आपको याद करना है कि अरे मेरी साधना का ये समय है, क्या ये 9:09 या 11:11 जो है, ये सच में 11:11 जागरूक स्थिति में है, या सपने में मैं 11:11 वाला घड़ी को देख रहा हूँ। इस प्रकार हमें अगर इसे कल्टिवेट करेंगे तो बहुत जल्दी 2 या 3 महीने के अंदर ही आप ड्रीम को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ये बताया गया है। सेकंड, लुक फॉर द लीड मोटिव्स। लीड मोटिव यानी हमारे जीवन में एक पैटर्न होता है, चाहे वो जागरूक स्थिति हो या स्वप्न की स्थिति हो। हमारे स्वप्न आमतौर पे एक ही प्रकार के एनवायरनमेंट में गुजरते रहते हैं। इनफैक्ट अपने जागरूक स्थिति में भी हमारा जीवन एक विशिष्ट प्रकार के पैटर्न से ही गुजरते रहता है। लेकिन हमने जो है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम विशिष्ट प्रकार प्रकार के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की क्षमता को हमने कल्टीवेट नहीं किया है, तो हमारा जीवन कंटिन्यूअसली हमको अनोखा लगने लगता है, हर दिन हमें अनोखा लगता है। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में बहुत सारे एक सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हुए हम खुद को देख सकते हैं। तो यदि अगर हम जो है इस प्रकार के लीड मोटिव, जिसे कहते हैं लीड मोटिव, अपने सपने में भी काफी सारे लीड मोटिव्स होते हैं, आप उसी प्रकार के एनवायरनमेंट को आमतौर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को जो है बार बार नदी में पानी, इस प्रकार के जो है सपने आ सकते हैं, किसी किसी को पहाड़ वगैरह इस प्रकार के सपने आ सकते हैं, या किसी को जो है रेगुलर वही लोगों के साथ मिलना जो है आपके उनके सपने में आता है। तो इस प्रकार लीड मोटिव का वाला रिपीट वाला पैटर्न जब भी आते हैं आपके जीवन में, तो उस टाइम पे आपको चेक करना है कि क्या ये सपना है कि ये जागरूक स्थिति का अनुभव है। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसके कारण से भी आप बहुत जल्द ही 2-3 महीने के अंदर ही आप सपनों को रिकॉग्नाइज करने का एक महान अनुभव को जो है अब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, लुक फॉर डेजावू। डेजावू यानी अरे सेम इसी प्रकार का अनुभव इससे पहले कभी तो भी मैंने अनुभव किया है, ऐसे कई बार होने लगता है। कभी हम दोस्तों के साथ बैठे हुए रहते हैं या फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हुए रहते हैं, डिनर करते रहते हैं उदाहरण के लिए, और अचानक आपको लगने लगता है कि अरे एग्जैक्टली इसी प्रकार का एक पल बीता हुआ था और उसको मैंने कभी तो भी इससे पहले अनुभव किया है, जिसे अंग्रेजी में डेजावू, इनफैक्ट फ्रेंच में डेजावू कहते हैं। तो जब भी हम इस प्रकार के डेजावू वाले एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए कि उस पल को हम रिकॉग्नाइज करें कि क्या ये जागृत स्थिति का अनुभव है या सपने का अनुभव है। डेजावू का अनुभव हमें स्वप्न में ज्यादा होता है, लीड मोटिव्स हमें स्वप्न में ज्यादा मिलते हैं, ऑडिटीज हमें जीवन में सपनों में ज्यादा मिलते हैं। और इसी प्रकार माल फंक्शंस, अगर आपकी गाड़ी अचानक स्टार्ट नहीं हो रही है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई तो भी चालू करना प्रयास करते हैं लेकिन चालू नहीं हो रहा है, इस प्रकार के कोई भी अगर कठिनाई आप महसूस करते हैं, जैसे अभी मैं शुरुआत में मैं मेरा इस प्रेजेंटेशन को चालू करने के लिए थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा था, इमीडिएटली मैंने चेक किया कि क्या ये सपना है कि ये जो है जागृत अवस्था है। और जैसे आप टेस्ट चेक करने लगोगे, 2 मिनट के अंदर वो प्रॉब्लम हल हो जाता है। तो इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द टेक्निक्स दैट इज टॉट इन लूसिड ड्रीमिंग। तो यदि अगर कोई भी माल फंक्शन होता है, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, या आपको ट्रेन मिस हो गया है, इस प्रकार को कोई भी घटना घटती है, तो उस टाइम पे आपको इमीडिएटली चेक करना है कि क्या ये सपना है कि ये सच अनुभव है। इस प्रकार का यदि अगर हम प्रैक्टिस करने लगेंगे, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कश्मीर शैविज्म में, जो अनफॉर्चुनेटली कुछ 200-300 सालों से कंप्लीटली नष्ट हो चुका है, क्योंकि वहां पे जो है कश्मीर शैविज्म को ध्वस्त कर दिया गया है। वहां कश्मीर शैविज्म के पैरलेंस में, उस भाषा में इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा यानी रिकॉग्नाइजिंग ए थिंग एज इट इज। तो किसी भी अनुभव को, किसी भी पल को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये क्या ये वास्तविक अनुभव है कि ये मेरा स्वाप्निक अनुभव है, इस प्रकार हम किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करते हैं, उस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन के प्रैक्टिस खुद हमें स्पिरिचुअली इस जागरूक स्थिति में भी और स्वप्न के को पहचानने में भी बड़ा उपयोगी जो है आगे जाके साबित होता है। नेक्स्ट, एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि हम हमारे जीवन में करीबन 33% बिना अपने कंट्रोल से हम जो है गवा दे रहे हैं। यानी फर्ज करो अगर आप 100 साल जीते हैं, इसमें से 33 साल आपका पूरा का पूरा आपका कंट्रोल में नहीं है। कैसे? रात के 10 बजे से लेकर, अगर आप रात के 10 बजे अगर आप बिस्तर पे लेटते हो, सवेरे 6 बजे अगर आप उठते हो,
पूरे के पूरे 8 घंटे आपके काबू में, आपके कंट्रोल में नहीं है। समझो आज के दिन आपको एक लॉटरी मिली है, एक 10 करोड़ रुपए मिल गया है। आप रात के 10 बजे तक आपके दोस्तों से, फ्रेंड्स के साथ बहुत बड़ी पार्टी की है, बहुत बड़ा जश्न मनाया है। 10 बजे आप लेट गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 बजे लेट के सपने में जब जैसा प्रवेश करोगे, उस सपने में भी वही जश्न आपका कंटिन्यू रहे। नहीं, आप अचानक दूसरा कोई तो भी सपने की दुनिया में प्रवेश कर सकते हो, और ये जो 10 लाख या 10 करोड़ जो आपने जो जीता है, वो कंप्लीटली आपके सपनावस्था का जो है वो हिस्सा नहीं हो सकता है। ये 100% संभव है। या आपके जीवन में कोई बहुत कठिन परिस्थिति गुजर रही हो, लेकिन आपके सपनावस्था में एकदम आप चैन से बैठे हुए हो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आप 8 घंटे इस रियलिस्टिक वर्ल्ड से, यानी इस वास्तविक दुनिया से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होके आप आपके बिना कंट्रोल से 33% आपका जीवन आपके हाथ से निकल जाता है। उसमें से 33 घंटे में से 6 घंटा आपका जो है काफी गहरी नींद में निकल जाती है, और उसमें से 8 घंटे में से 6 घंटा गहरी नींद में, और 2 घंटा जो है इस प्रकार की एक काल्पनिक दुनिया जिसको आपका दिमाग ने क्रिएट किया है, उसको सच मानते हुए आप वहां पे अनुभव से गुजरते हैं। कभी कभी वो काफी बहुत बुरा सपना भी होता है, लेकिन उस बुरा सपने से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, और बहुत उस बुरे सपने में आप रोते रहते हो, बहुत परेशानी अनुभव करते हो, और जैसे ही बहुत मुश्किल से उस सपने से बाहर निकलते हो, आपके पूरा शरीर में जो है पसीना छूटा हुआ रहता है, और आप बोलते हैं अरे बाप रे, अच्छा हुआ कि ये सपना था, कितना बुरा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यदि अगर उस बुरे सपने के अवस्था में, यदि अगर आपका मन उसको रिकग्नाइज कर लेता है कि भाई इतना मत घबराओ, ये केवल मेरा खुद का निर्माण किया हुआ एक दुनिया है, ये वास्तविक नहीं है, ये इमेजिनरी है, तो आप उतना ज्यादा हैरत में पड़ते नहीं थे, इतना ज्यादा परेशान नहीं होते थे। If at all you are able to recognize your dream experiences as your own mental creation, a great deal of your tensions get vanished automatically. तो ये एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एबिलिटी है। हम ऑलमोस्ट 2 घंटे हर दिन उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जिसको हम सपनावस्था कहते हैं। उसमें हम एक काल्पनिक दुनिया को निर्माण करते हैं, उस काल्पनिक दुनिया में घूमते हैं, गुजरते हैं, लेकिन हमें कभी भी महसूस नहीं होता है कि ये काल्पनिक दुनिया है। और उस काल्पनिक दुनिया में महसूस होने लगता है, काफी बुरा भी महसूस होने लगता है, काफी परेशानियों को भी हम झेलते हैं, इस तमाम प्रकार के अनुभवों से गुजरते हैं, लेकिन कभी भी हमें मालूम नहीं पड़ता है कि ये काल्पनिक दुनिया है। इसी प्रकार यदि अगर आपके जीवन के 16% ऑफ योर एवरीडे टाइम, अगर यानी 2 घंटा, यदि अगर आपका काल्पनिक दुनिया में अगर गुजर जाता हो, तो हो सकता है कि ये वाला अभी अपना जो पल जो बीत रहा है, ये भी आपका ही दिमागी क्रिएशन हो। इसकी पूरी की पूरी संभावना 16% है। इस बात को हमें रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट, आखिरकार हम जो है ड्रीम और स्लीप में कैसे गुजरते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे अगर सोता है, तो 8 घंटे में वो कंटिन्यूसली पूरा 8 घंटा एक ही प्रकार का जो है सपना नहीं होता है। 8 घंटे का जो है नींद ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट उस 8 घंटे के नींद में जो है 5 स्लीप साइकिल आमतौर पे होते हैं। करीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच के अंतराल के अप्रोक्सीमेटली, मतलब विद स्पैन ऑफ 90 to 120 मिनट्स के, हम जो है 5 साइकिल से गुजरते हैं। सबसे पहला साइकिल, जैसे ही अगर समझो अगर आप 10 बजे अगर आप बेड पे बिस्तर पे गए हो, सोने के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर समझ लेते हैं कि अगर अगले 2 मिनट के अंदर आप नींद में प्रवेश करने लगते हो, तो वो सबसे पहली अवस्था को जो है हम हिप्नोगॉगिक स्टेट कहते हैं। हिप्नोगॉगिक स्टेट है। हिप्नोगॉगिक स्टेट में क्या होता है, हम बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं। आपका कोई अगर फैमिली मेंबर्स अगर टीवी देख रहे होते हैं या आपस में बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप सोने के लिए आप आपकी तैयारी हो गई और आप सो रहे हो, तो बाहर जो कुछ भी बातें हो रही है या टीवी में जो कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, उससे आप स्लोली डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिप्नोगॉगिक स्टेट इज, आप आपके इंद्रियों से आने वाले इनपुट्स को आप लेना बंद कर देते हैं। ये पहली स्थिति है। दूसरा, आपके शरीर में एटोनिया करके एक स्टेट डेवलप होता है, जिसमें आपके मसल्स जो है एकदम ढीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण से आपके आंतरिक दुनिया में जो कि भी निर्माण हो रहा है, उसको आप एक्ट आउट नहीं करोगे, मतलब आप एनैक्ट नहीं करोगे। है ना, समझो आपके सपने में किसी से आप बहस कर रहे हो,
आप वो बहस जो है आप मुंह से जो है ऊपर बोलना नहीं करोगे, क्योंकि आपके मुंह के मसल्स जो है एक ढीले पड़ गए होते हैं। तो हिप्नोगोगिक स्टेट जो पहला जो स्थिति है, ये आमतौर पे नींद में प्रवेश करने के पहले के 10 मिनट में हिप्नोगोगिक स्टेट में रहते हैं। और बताया जाता है कि हिप्नोगोगिक स्टेट को का जो है बहुत बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। कैसे? समझ लीजिए, अगर छोटा बच्चा है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का कोई बच्चा है, और वो बच्चा बहुत हट करता है, जिद करता है, उसको कितना भी आप समझाओ बेटा ये मत करो, तो वो जरूर वैसा ही करने लगता है। तो उसको कैसे सुधारा जाए? तो बताया जाता है, साइंस अब हमें आजकल हमें ये रोशनी डालते हुए ये बताता है कि यदि अगर कोई बच्चे में अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे आइडियल टाइम है हिप्नोगोगिक स्टेट। जैसे ही वो नींद में जानने प्रवेश करना शुरू करने लगता है, तो उसके बगल में बैठो और किसी दूसरे से बात करते हुए, जैसे यानी वाइफ जो है हस्बैंड से, यानी माता जो है पिता से बात करते हुए, उस बच्चे के साथ बच्चे को डायरेक्टली एड्रेस ना करते हुए आपस में बात करते हुए उनसे कहना है, देखो आजकल अपना ये जो लड़का है ना, बड़ा इंटेलिजेंट बनता जा रहा है, बड़ा समझदार बनता जा रहा है। पहले बहुत हट करता था ना, आजकल वो हट करना बंद कर दिया है, अभी वो बातों को समझने लगा है, और देखो इसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना डिसिप्लिन आ गया है। मतलब जो जो अभिप्रेत है, अब जो जो एक्सपेक्टेशन रखते हो आपके बच्चों में, ये चेंजेस आना है, वो चेंजेस के बारे में उसके बाजू में बैठ के दो लोगों, आप किसी दूसरे से आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अगर आप बात करने लगेंगे पहले के 10 मिनट के अंदर, तो बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर पीरियड में उसका सबकॉन्शियस एब्सोल्युटली रिसेप्टिव रहता है। उसके कारण से उस टाइम पे जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस वो सुनता है कानों से, कि अरे मेरी माँ जो है मेरे बाप से कह रही है कि ये मेरा लड़का बड़ा समझदार हो गया है, तो वो इमीडिएटली अपने आप को समझदार महसूस करना शुरू करेगा, और उसके पर्सनालिटी में, उसके बिहेवियर में परिवर्तन तुरंत दिन से, अगले 2-3 दिन से आपको जो है इंस्टेंटली जो है उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो हिप्नोगोगिक स्टेट इज ए वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप मृत्यु के मरणावस्था की स्थिति को आप आपके कंट्रोल में रखना चाहते हो, उस प्रकार के अगर आप साधनाओं में आप बिलीफ रखते हो और उसकी साधना करते हो, तो आपका हिप्नोगोगिक स्टेट आपके लिए सबसे आइडियल कंडीशन है। हिप्नोगोगिक स्टेट में मन को कंट्रोल करते हुए स्वप्न में प्रवेश करना, अगर ये आपने प्रैक्टिस किया है, तो मृत्यु के समय में, अंत्यकाल में, जैसे कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अंत्यकाल में जो जिस चीज के बारे में सोचने लगता है, वो उसी पर्टिकुलर दुनिया में उसी चीज को वो पाता है। तो यदि कंट्रोल्ड तरीके से आप आपको शरीर को त्यागना चाहते हो, तो हिप्नोगोगिक स्टेट हर दिन आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है आपको आपके सामने परोसता है, जिसमें रोज प्रैक्टिस करने से आप आपके मन को कंट्रोल्ड तरीके से सपनावस्था में ले जा सकते हो, और वही पर्टिकुलर कंट्रोल आपको उस मरणावस्था में, उस पर्टिकुलर दिन भी बहुत काम आने वाला है। खैर, ये हो गया हिप्नोगोगिक स्टेट। हिप्नोगोगिक स्टेट से हम नेक्स्ट स्टेट पे जो प्रवेश करते हैं, उसको कहते हैं एनरेम, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेट है, उसको एनरेम कहते हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेट एक, और दूसरा रैपिड आई मूवमेंट स्टेट है। इस प्रकार के दो प्रकार के जो है हम अवस्थाओं से गुजरते हैं उन 8 घंटों में। नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला एनरेम वाला स्टेट जो है 3 हिस्सों में होता है, N1, N2 और N3 करके। जैसे ही हमारा पहला स्लीप साइकिल में, गौर कीजिए, ये पहला स्लीप साइकिल में ऐसा होता है, सेकंड स्लीप साइकिल में थोड़ा फर्क है, मैं वो सब एक्सप्लेन करूंगा। पहला एनरेम स्टेट में जैसे हम हिप्नोगोगिक स्टेट से अंदर प्रवेश करने लगते हैं, तो N1 स्टेट में हम रहते हैं। अगर N1 स्टेट के में जैसे हम प्रवेश करते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला N1 पहला स्टेट में जब प्रवेश करते हैं, उस टाइम पे यदि अगर किसी व्यक्ति को जो N1 स्टेट में प्रवेश किया हुआ है, उसको अगर हम कोई जगाते हैं और बोलते कि भाई तुम क्या सो रहे थे क्या, तो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं सो रहा था। अगर फिर तुम पूछोगे कि फिर तुम क्या कर रहे थे, वो बोलता है कि नहीं मैं किसी विषय के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था। यानी N1 स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि उस समय में हम किसी भी विषय को बहुत गहराई से सोचने लगते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ N1। तो N1 का जो है वो करीबन 15 से 20 मिनट का एक फासला रहता है, उससे हम जो है और गहरी नींद की अवस्था जिसका नाम है N2, उसमें हम प्रवेश कर डालते हैं। N2 में जो है कंटिन्यूअस थॉट्स नहीं होते हैं, हम जो है टुकड़ों टुकड़ों में सपनों को अनुभव करने लगते हैं। यानी कभी अचानक कुछ तो भी दिखने लगता है, आपका ऑफिस का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने आ जाएगा,
फिर अचानक उसका अनरिलेटेड कोई तो भी आपका किसी मूवी का कोई टुकड़ा आपके सामने आ जाएगा, फिर अचानक दूसरा अनरिलेटेड कोई आपके फैमिली मेंबर ने कुछ तो भी आपको खाना खिलाया है, वो खाने का टेस्ट याद आ जाएगा। इस प्रकार अनरिलेटेड टुकड़ों का अनुभव होता है N2 में। N1 में जो है कंटिन्यूस थॉट है, आप किसी भी चीज को बहुत गहराई से सोच रहे हैं, ये अनुभव होता है N1 में। N2 में अनरिलेटेड डिस्कनेक्टेड टुकड़ों को आप अनुभव करते हो। N3 में जैसे प्रवेश करोगे गहरी नींद में, उसमें आपका अनुभव का जो है अनुभव करीबन थमे हुए रहते हैं, और आपको स्पष्ट ये याद नहीं रहता है कि आपने एक्चुअली N3 में क्या अनुभव किया है। लेकिन N3 के अनुभव के कारण से आपको बहुत शरीर को बहुत सारा जो है रिपेयर एंड रिस्टोरेशन हो जाता है, रिलैक्सेशन मिलता है, शरीर में जो थकावट वगैरह ये सब जो बातें हैं वो सब आपके दूर होने लगते हैं। तो एनरम में N1, N2, N3 ये तीनों स्टेजेस से गुजरने के बाद जो है हम बाहर निकलते हुए एक रेम करके एक स्टेट में प्रवेश करते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्टेट। इस स्थिति में जो गुजर रहा है उस व्यक्ति के अगर उनके आईलिड्स को अगर हम देखेंगे, उनके आंखों के पलकों को अगर आप देखेंगे, तो उसके पलकों के नीचे उसका आई का बॉल जो है इधर उधर घूमता हुआ आप देख सकते हैं। यानी वो सच में सपना को देख रहा है, वो ट्रैक कर रहा है अपने सपने को। जैसे कोई गाड़ी अगर गुजर रही है उसके सपने में, तो वो गाड़ी को जो है अपने आंखों के साथ उसको ट्रैक करता है, तो इसके कारण से उसके आईलिड के पीछे उसका आई बॉल जो है इधर उधर घूमने लगता है। रेम के सपने जो होते हैं वो बड़े रियलिस्टिक होते हैं, बड़े स्पष्ट होते हैं, उसमें बहुत सारा स्टोरी होता है और बहुत सारा कंटेंट होता है और बहुत ज्यादा कलरफुल होता है, बहुत ज्यादा म्यूजिक होता है, और ये ज्यादा हमें याद रहते हैं रेम वाले सपने। N1, N2, N3 के सपने आमतौर पे हमें याद बिल्कुल ही नहीं रहते हैं। ये हो गया पहला वाला साइकिल जो करीबन 90 मिनट से लेके 120 मिनट के अंतराल में एक स्लीप साइकिल गुजर जाता है। उसके बाद करीबन एक पहला स्लीप साइकिल होते हुए ही तुरंत हम क्या करते हैं, हम हमारे शरीर के पोजीशन को बदलने के लिए बिस्तर पे अपने करवट बदलने के लिए थोड़े से जाग जाते हैं। जाग के हम अपने शरीर के बॉडी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। लेकिन जागते टाइम पे एक्चुअली हम जागृत अवस्था में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जागृत अवस्था में इतने कम समय के लिए पहुंचते हैं कि उस जागृत अवस्था में अगर हम अनट्रेंड रहते हैं तो उसको हम पहचानते नहीं कि हम जागृत अवस्था में पहुंच गए हैं, और तुरंत दोबारा जो है नींद में हम जो है स्लिप हो जाते हैं। फिर सेकंड वाला स्लीप साइकिल शुरू हो जाता है। सेकंड स्लीप साइकिल में हम अभी डायरेक्टली हिप्नोगॉगिक स्टेट नहीं रहेगा, N1 नहीं रहेगा, डायरेक्टली गहरी नींद वाला N2 स्थिति में चले जाएंगे, N2 से और गहरी नींद वाला N3 की स्थिति में चले जाएंगे, और N3 से बाहर निकलते हुए फिर रेम में आएंगे। रेम में जो सपनों को हम बहुत सारे सपनों को फिर दोबारा देखने लगेंगे। फिर एक छोटा सा जो है शार्ट वेकअप होता है, फिर हम शरीर को एडजस्ट करते हैं। देखिए ये शार्ट वेकअप जो है ना, ये अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब भी नींद से हम बॉडी को एडजस्ट करने के लिए एक माइक्रो वेकिंग जो करते हैं, उसको अगर आप याद रख के अरे ये मेरा जागृत स्थिति है और मैं इससे फिर दोबारा मैं सपने की स्थिति में और गहरी नींद वाली स्थिति में सुषुप्ति में मैं प्रवेश करने वाला हूँ, इस बात को अगर आप अपने आप को याद दिलाएंगे, यानी नींद में दिन में 5 बार, रात में 5 बार अगर याद दिलाएंगे, तो कुछ समय में ही, कुछ ही महीनों में आप आपके ड्रीम को और आपके गहरी नींद पे प्रभुत्व पाना शुरू कर लेते हैं। इस प्रकार एनरेम में फिर N2, N1 से होते हैं, फिर रेम में गुजरते हैं। आखिरी वाला जो स्लीप साइकिल होता है, जो आमतौर पे या तो चौथा या पांचवा जो स्लीप साइकिल होता है, उसमें जो रेम होता है, रैपिड आई मूवमेंट, उसमें जो हम सपनों को अनुभव करते हैं वही सपने हमें अच्छी तरह याद रहते हैं। तो इनफैक्ट हम नींद से जागरूक स्थिति में यानी करीबन 6 बजे अगर आप उठते हो, तो 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में जो सपने आप देखते हो वही सपने आपको जो है अच्छी तरह आमतौर पे याद रहते हैं। बाकी सपने जो है अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं। यदि अगर हमारे सेकंड स्लीप साइकिल में, फर्स्ट स्लीप साइकिल में, थर्ड स्लीप साइकिल में जो सपने आए हैं उनको भी अगर याद रखना चाहते हैं, तो आपको आपके पास जो है एक छोटा सा डायरी रखना होगा, पेन भी रखना होगा, या मोबाइल को चालू करके इमीडिएटली आप सपने से माइक्रो वेकिंग जैसा भी किया है, शॉर्ट वेकिंग अप किया है करवट बदलने के लिए, उस टाइम पे आपको मोबाइल चालू करना है और ऑडियो रिकॉर्डिंग करना है कि मेरा फलाना फलाना ये वाला सपना था, ये करके आपको रिकॉर्ड कर लेना है। अगर आप इस प्रकार के जर्नल में लिखोगे नहीं या रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो बाद में नींद खुलने के बाद जो है वो सपना आपको 100% याद नहीं रहेगा। पांचवा स्लीप साइकिल वाला जो सपने होते हैं वो आपको याद रह सकते हैं। पांचवा स्लीप साइकिल वाला सपनों को
कंट्रोल भी कर सकते हैं। यदि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो पांचवा वाला स्लीप साइकिल को आप सर्टेनली कंट्रोल में ला सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग स्टेट ये है कि जैसे स्लीप में प्रवेश कर रहे थे तो हम हिप्नोगॉगिक स्टेट में प्रवेश करते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। उसी प्रकार रेम स्लीप से जैसे ही हम जागरूक स्थिति में पहुंच रहे होते हैं, उससे पहले एक छोटा सा एक 5-10 मिनट का एक फासला होता है जिसे हिप्नोपॉम्पिक स्टेट कहते हैं। हिप्नोपॉम्पिक स्टेट एक इस प्रकार की बीच वाली संध्या स्थिति है जिसमें आप सपने में हैं, लेकिन स्लोली स्लोली आप जो है जागरूक स्थिति के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आपका मन जो है जागरूक स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। और ये हिप्नोपॉम्पिक स्टेट, ये वाली संध्या भी एकदम महत्वपूर्ण माना गया है। यदि इस हिप्नोपॉम्पिक स्टेट में आपके जो दिन का जो रिजोल्यूशन है कि मुझे फलाना फलाना ये काम करना है, अगर इसको हिप्नोपॉम्पिक स्टेट में अगर आप याद दिला ले सकते हैं खुद को, और उसमें आप अगर गुजरते हैं पूरी जागरूक स्थिति में पहुंचने से पहले थोड़ा अगर 5-10 मिनट उसी पे बेड पे लेटे हुए आप गुजारते हैं, और जो भी आपके जीवन में आप हासिल करना चाहते हो, परिवर्तन वगैरह जो भी करना चाहते हो या जो भी टारगेट हासिल करना चाहते हो, उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो हिप्नोपॉम्पिक स्टेट में जो जो रेजोल्यूशंस आपने पास किया है वो बड़े ही असरदार और बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में आपके जीवन में जो है वो सच में प्रकट होते हैं। ऐसा काफी सारे लोगों का मानना है। ये केवल एक विश्वास नहीं, वहम नहीं, ये आप जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को अच्छी तरह ये मालूम पड़ता है कि hypnopompic state is a very ideal conducive environment for all of us to train ourselves to lead our life the way we would like to lead it. हम जैसा उसे लीड करना चाहते हैं उस प्रकार उसे हम हिप्नोपॉम्पिक स्टेट में इंस्ट्रक्शंस देते हुए खुद को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम स्लीप के बारे में अगर और थोड़ा देखना हो तो ब्रेन को जागरूक स्थिति और सपने के स्थिति को देखने के लिए ब्रेन वेव्स का रिकॉर्डिंग करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी करके एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आपका ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसी प्रकार और एक टेक्निक है जिसको कहते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इससे जो है आपका ब्रेन वेव्स को जो है हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्रेन वेव को रिकॉर्ड करके किसी व्यक्ति के ब्रेन वेव्स के आधार पर यह चेक किया जा सकता है कि क्या यह व्यक्ति जागरूक स्थिति में है, किसी विषय को सोच रहा है, किसी चिंता में पड़ा हुआ है, या किसी गहरी सोच में पड़ा है, या कोई पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस कर रहा है, या मेडिटेशन कर रहा है, डीप रिलैक्सेशन में है, सपना देख रहा है, या गहरी नींद में है। ये तमाम अपने मानसिक स्थितियों को हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्रेन वेव्स के माध्यम से। तो जो आमतौर पे हम जो अनुभव करते हैं नींद में, वो होते हैं बीटा, सॉरी नींद में नहीं, जागृत स्थिति में जो आमतौर पे हम जो अनुभव करते हैं उनको बीटा और गामा के ब्रेन वेव्स कहते हैं। बीटा वेव में आमतौर पे हम जो है दुनियादारी जो करते रहते हैं, यानी जैसे हम अभी किसी प्रेजेंटेशन में हम सब शामिल है, तो इस प्रकार के स्टेट ऑफ माइंड में यदि अगर हमारे ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड करें तो हमारा बीटा ब्रेन वेव्स रिलीज होता हुआ हम देख सकते हैं, जिसका जो है 13 to 38 हेर्ट्ज का जो है साइकिल होता है, वो आम स्टेट में होता है। लेकिन जब आप किसी बहुत बड़ा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या गहरी चिंता में पड़ जाते हो, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हो, तो आपके ब्रेन से गामा वेव्स, ब्रेन वेव्स जो है रिलीज होने लगते हैं, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और वो गामा ब्रेन वेव्स इज आइडेंटिटी दैट यू आर सीरियसली वर्किंग हार्ड टू सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। तो डीप मेडिटेशन में भी जब लोग जो है मेडिटेशन के स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट में भी गामा वेव्स का जो है प्रकट होना देखा गया है। और कोई भी बहुत ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या कोई सुडोकू इस प्रकार के कोई पजल को अगर सॉल्व करने का प्रयास करते होंगे, तो जो है उनके दिमाग से जो है गामा वेव्स रिलीज होते हुए पाया गया है। और एक स्टेट है जिसका नाम है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स जो है जैसे आप रिलैक्स करने लगते हैं, जैसे कोई म्यूजिक सुनते हैं, शाम को आप ड्यूटी करके घर में आके नहा के अच्छा म्यूजिक सुनते हुए, टिफिन करते हुए एकदम आराम फरमा रहे हैं, तो उस स्टेट ऑफ माइंड में आपसे आपके दिमाग से जो निकलता है वो अल्फा ब्रेन वेव्स होते हैं। वो कंपैरेटिवली काफी सूदिंग होता है। अच्छे कोई म्यूजिक सुनते हैं, फ्रेश नहाते हैं, परफ्यूम वगैरह करते हैं, तो उन परिस्थितियों में आपके ब्रेन से जो है अल्फा वेव्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट थीटा करके ब्रेन वेव्स है, ये ब्रेन वेव्स नींद में ही आमतौर पर पाया जाता है। जैसे ही N2 और N3 के स्टेट में हम प्रवेश करने लगते हैं,
तो आपके ब्रेन जो है बहुत स्लो साइकिल्स को रिलीज करने लगता है, जिनको थीटा ब्रेन वेव्स करते हैं। जब N3 में प्रवेश करते हैं, जिसको सुषुप्ति या गहरी नींद कहते हैं, उसमें जो है इंसान के दिमाग से 1 to 3 हेड्स वाले बहुत स्लो साइकिल वाले डेल्टा ब्रेन वेव्स जो है निकलता हुआ पाया गया है। इतना ही नहीं, जो लोग बहुत उच्च स्तर के जो मेडिटेशन करते हैं, जैसे टिबेटन बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह, उन लोगों के दिमाग से भी गामा के ब्रेन वेव्स और डेल्टा के ब्रेन वेव्स, ये दोनों भी एक्सट्रीम ब्रेन वेव्स, जो आमतौर पे हम लोगों के दिमाग के से जो है अपने काबू में निर्माण करना संभव नहीं है, ये मेडिटेटर्स 5 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट के अंदर ही, जैसे वो मेडिटेशन में बैठते ही गामा ब्रेन वेव्स को भी और डेल्टा ब्रेन वेव्स को भी उनका ब्रेन रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हमारे सामने रखेंगे। आपके ये जो सामने वो जो लाल वाला कलर जो नजर आ रहा है, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के कारण से ही हम किसी भी चीज को, क्या ये सच है कि ये क्या ये झूठ है, ये दोनों में फर्क आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी किसी भी चीज को सही या गलत ठहराने के लिए हमारे ब्रेन का उस पर्टिकुलर रीजन, जिसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम माथा कहते हैं, इस माथा के रीजन वाला ब्रेन को इस्तेमाल करके किसी भी चीज के सत्यता का जो है जांच करने लगते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब हम सपनावस्था में रहते हैं, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ही डीएक्टिव हो जाता है, और हमारा जो पीछे वाला लिम्बिक ब्रेन जिसे कहते हैं, वो लिम्बिक ब्रेन वाला जो ब्रेन जो है ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक प्रकार से आराम फरमाता हुआ होता है, मतलब वो सोया हुआ रहता है एक प्रकार से। लेकिन जो लोग अपने ड्रीम को कंट्रोल करने की साधना करने लगते हैं, या जो लोग मेडिटेशन की साधना करने लगते हैं, उन लोगों में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बाकी लोगों से तुलना में 15 से लेके 65% ज्यादा एक्टिव पाया गया है। कब? नींद की अवस्था में, सपना में। यानी सपने में आपके मेरे जो साधना नहीं करते हैं, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑलमोस्ट डीएक्टिव है, वो सोया हुआ है। लेकिन बाकी लोगों जो साधना करते हैं, उन लोगों के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो वो उनके साधना के डिपेंड मुताबिक 15 से लेकर 60 तक का जो है ज्यादा एक्टिव मालूम पड़ता है। So the crux of recognizing a dream as a dream lies in the fact that आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे कितना कंट्रोल है। अगर आप आपके माथे को इस्तेमाल करते हो, यानी इस पर्टिकुलर रीजन को इस्तेमाल करने के बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो फिर जो है आप जो है किसी भी इल्यूजन को, चाहे वो ड्रीम हो या वास्तविक जीवन में कोई भ्रम हो, उसको आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सो द सीक्रेट इज, हमारा जो डिफॉल्ट नेटवर्क मोड जो है, उसको तोड़ते हुए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने की साधना करनी है। तो यदि अगर आप रोज अगर ध्यान करते हैं, और आपके ये जो थर्ड आई वाला रीजन या माथा वाला रीजन पे आप अपने फोकस को गड़ा के रखते हैं, और वो साधना अगर आप सतत करने लगते हैं, जैसे पतंजलि के योग सूत्र में बताया गया है, सतु दीर्घ काल निरंतर या सत्कार दृढ़ भूमि, पहला चैप्टर का 14th सूत्र है। तो अगर उसको दीर्घ काल, बहुत लंबे समय के लिए निरंतर कंटिन्यूअसली अगर करने लगते हैं, इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे फोकस करते हुए अगर आप समय बिताते हैं, तो आप में वो विवेक जिसे कहते हैं या बुद्धि जिसे कहते हैं, वो जो है बहुत एक्टिवेट होने लगता है, एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई ए रियल एक्सपीरियंस में ड्रीम और इल्यूजरी एक्सपीरियंस। फिर ड्रीम और ध्यान में क्या संबंध है, इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करते हैं। ड्रीम वो स्थिति है, स्वप्न वो स्थिति है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ध्यान वो स्थिति है जिसमें आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। ये पहला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी भी है, ड्रीम में भी और आपके ध्यान में भी, दोनों भी स्थिति में आप चीजों को स्पष्ट रूप से आपके मनोफलक पे, यानी मेंटल वर्ल्ड में आप उसको स्पष्ट रूप में देख सकते हो, उसको 3 डायमेंशनली देख सकते हो, बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ, एकदम बारीकियों के साथ देख सकते हो, सपने में भी ध्यान में भी। लेकिन ध्यान जो है कंट्रोल्ड तरीके से होता है, और बिना कंट्रोल से जो होता है वो ड्रीम कहलाता है। तो यदि अगर ड्रीम को कंट्रोल में लाते हैं, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, अगर आप लूसिड ड्रीमिंग करना अगर सीख लेते हैं, तो आप जो है ऑटोमेटिकली ध्यान में प्रवेश कर लेते हैं। यानी पतंजलि के जो अंतरंग योग है, धारणा ध्यान समाधि, उसमें आपका प्रवेश अपने आप हो जाता है, यदि अगर आप लूसिड ड्रीमिंग करने की साधना अगर आप कर लेते हो तो। ठीक है,
आई विल गिव यू वन मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। फिर ये ल्यूसिड ड्रीमिंग आखिर क्या चीज है और कैसे हम ल्यूसिड ड्रीमिंग के माध्यम से हम अपने ड्रीम जो आज के रात ये प्रेजेंटेशन के बाद आज रात को 10-11 बजे जैसे हम सोएंगे और जैसे हम सभी अपने अपने सपने के दुनिया में प्रवेश करेंगे, तो हम में से क्या कोई भी एक व्यक्ति अपने सपने को आइडेंटिफाई कर पाएगा कि अरे ये जो है जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ ये एक्चुअली मेरे दिमागी परिकल्पना है, मेरे दिमाग से निर्माण किया हुआ है, मेरा दिमागी जन्य दुनिया है, ऐसा अब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे क्या? यदि अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है तो हमें उसे क्या करना है? उसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ड्रीम एज ए ड्रीम इज कॉल्ड लूसिड ड्रीमिंग। इसके लूसिड ड्रीमिंग में भी बहुत सारे स्तर है। केवल रिकॉग्नाइज कर पाना कि ये जो है सपना है, ये एक प्रथम स्तर है। कुछ लोग इसमें और डेवलपमेंट को कर लेते हैं और वो अपने उस अनुभव को, इस एहसास को कि ये सपना है, इसको कायम टिका के पूरे सपने में मेंटेन करते हैं। यानी सपना अगर समझो अगर 20 मिनट का है, 30 मिनट का है, पूरे 30 मिनट वो इस पर्टिकुलर थॉट को, इस पर्टिकुलर जर्नी को कि यस व्हाट ऑल आई एम एक्सपीरियंसिंग इज माय ओन मेंटल क्रिएशन, इस एहसास को वो कायम मेंटेन कर पाते हैं। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग इससे भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं और क्योंकि उनको पता है कि ये सब जो है उनका ही दिमागी क्रिएशन है, तो वो उसके दिमाग की क्रिएशन में थोड़ा छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं, उसमें थोड़ा बैकग्राउंड को चेंज करने का प्रयास करते हैं या व्यक्ति को चेंज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रहे ल्यूसिड ड्रीमिंग की खूबी यह है कि ल्यूसिड ड्रीमिंग में छेड़छाड़ करने के बावजूद भी या ड्रीम को ड्रीम करके रिकॉग्नाइज करने के बावजूद भी आप जागृत स्थिति में प्रवेश नहीं करते हैं। आपका ड्रीम स्थिति ही चालू रहता है, ड्रीम में ही रहते हैं, लेकिन ड्रीम के ऊपर जो अभी ड्रीम में जो कोई भी अनुभव हो रहे हैं उसके ऊपर कंप्लीट प्रभुत्व आपको स्लोली स्लोली आपको ग्रेजुअली मिलना शुरू हो जाता है। तो यदि अगर आप आपके ड्रीम को याद रख पाते हैं, ये पहला कंडीशन है। इफ यू वांट टू गेट इनटू द सीरियस वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग, अगर आपको लूसिड ड्रीमिंग में प्रवेश करना है तो उसमें कुछ जो है क्षमता आप में होनी चाहिए, कुछ काबिलियत है, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन है। पहला है आपको सबसे पहले आपके ड्रीम्स को याद रखने की आदतें डालनी है। रोज आपको नींद खुलने के बाद आपको याद करते हुए 5-10 मिनट रोज स्पेंड करना है कि आज मैंने सपना क्या देखा है। इस प्रकार आपको सबसे पहले आपको सपनों को याद करने की आदत डालनी है। ये पहला कंडीशन है। सेकंड, आपके सपनों में जो ईरी इंटरेस्टिंग लोकल्स जो देखते हैं, जो मतलब जो है असहज एनवायरनमेंट को जो देखते हैं, जो सहजता से भरा हुआ नहीं है, एकदम असहज नजर आ रहा है, इस प्रकार के जब भी आप चीजों को देखते हो, यदि अगर आप देखने लगते हो तो वो ल्यूसिड ड्रीमिंग की एक पहचान है। क्योंकि ल्यूसिड ड्रीमिंग की अवस्था में कोई भी जो ड्रीमर है वो चीजों को एकदम असहज महसूस करने लगता है। जैसे अचानक जो है आप किसी हवा में उड़ते हुए खुद को आप पाते हो, आप हवा में उड़ रहे हो, काफी सारे लोगों को इस प्रकार का अनुभव होता है। या उस प्रकार के माहौल में हो जिस माहौल में आप आमतौर पर रहते नहीं हो और काफी आप एम्बेरस महसूस कर रहे हो, अरे क्या मैं ऐसा कैसे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, ऐसा आपको सपने में लगने लगता है। इस प्रकार के जो असहज परिस्थितियों को अगर आप अनुभव कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप प्री लूसिड ड्रीम को में ऑलरेडी आप प्रवेश कर चुके हो। नेक्स्ट, डू यू ड्रीम योर ड्रीम्स इन फुल कलर एंड म्यूजिक? अगर आप आपके सपने में कविताएं लिखते हो या आप म्यूजिक कंपोज करते हो या बहुत खूबसूरत म्यूजिक को सुनते हो, बहुत रंगीला कलर, बहुत कलरफुल ड्रीम्स अगर आप अनुभव करते हो, तो ये सब जो है प्री लूसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपके सपने बहुत कलरफुल होते हैं या उसमें आप म्यूजिक को कंपोज करते हो या बहुत अच्छा सुंदर सुरीला म्यूजिक आप सुनते हो या बहुत खूबसूरत लोकेशंस में आप घूमने लगते हो, तो समझ लेना आप लूसिड ड्रीमिंग के पूर्व स्थिति में आप मोर और लेस पहुंच रहे हो। नेक्स्ट, डू यू एवर रिकॉग्नाइज दैट व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग इज ए ड्रीम? कभी कभी जो है उससे नेक्स्ट स्टेट में पहुंच जाते हैं और आप इमीडिएटली आप अपने सपने को रिकॉग्नाइज भी करने लगते हो कि अरे ये तो सपना है। और रिकॉग्नाइज करने के तुरंत बाद एक 5-6 सेकंड के अंदर ही जो है वो अनुभव गायब हो जाता है, ना वो जाने वो रिकॉग्निशन गायब हो जाता है। फिर हम जो है उस सपने को सच मानते हुए कंटिन्यू होने लगते हैं। लेकिन यदि रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो एहसास कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये सपना है, इस रिकॉग्निशन को आप कायम करके टिका के रख पाएंगे अगले 20-30 मिनट जितने भी समय आप ड्रीम की दुनिया में चलते हैं। तो आपके लूसिड ड्रीमिंग एक्सपीरियंस कुछ इस प्रकार हो सकता है, एकदम गजब के कलर्स, गजब की दुनिया,
ऐसा जो है उस प्रकार की दुनिया में आप घूमते हुए खुद को पा सकते हैं। यदि इस प्रकार के अगर आप अनुभव से गुजर रहे हैं तो आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है कि ये शायद मेरा ड्रीम हो सकता है, और क्या अगर ये ड्रीम है क्या, खुद को जो है टेस्ट करने के लिए आप वो आदत डाल लेना है। नेक्स्ट, कैन ड्रीम्स बी पुट टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? इनफैक्ट द वेरी पर्पस ऑफ, इसे जो है अपना संस्कृत में योगिक परिभाषा में स्वप्न दर्शना, ऐसा एक पर्टिकुलर एक विशिष्ट जो है योगिक साधना रहा करती थी, जिसमें ड्रीम्स को, सपने की स्थिति को जो है स्पिरिचुअल साधना के लिए इस्तेमाल करते थे। इसको जो है यूरोप में और अमेरिका में ड्रीम योगा के नाम से आजकल बहुत मशहूर एक प्रैक्टिस है जिसका नाम है ड्रीम योगा, जिसे टिबेटन्स जो है मिलाम ऐसे इस नाम से जानते हैं। चाहे उसे आप स्वप्न दर्शना कहो या मिलाम कहो या ड्रीम योगा कहो या मोर साइंटिफिक वर्ड लूसिड ड्रीमिंग कहो, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हर एक इंसान को इसे प्रैक्टिस करना है और उस प्रैक्टिस करने से मिलने वाले ढेर सारे फायदों को अपने जीवन में लाना है। तो यदि अगर आपके ड्रीम जो करीबन 2 घंटा चलता है टुकड़ों टुकड़ों में, 20-25 मिनट वाला एक साइकिल, 20-25 मिनट वाला एक साइकिल, इस प्रकार टोटल 5 साइकिल्स में जो आप अनुभव करते हैं, इससे आपको ये जो प्लेटफॉर्म आपको हर रोज मिल रहा है करीबन 2 घंटे का, उस 2 घंटे वाला सपनावस्था को अगर आप साधना के लिए, स्पिरिचुअल साधना के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये वाकई आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में वो आपके सामने साबित हो सकता है। ध्यान में आपको आप कर क्या रहे हैं, आप जागरूक स्थिति में एक कोने पे बैठ के बाकी दुनिया के जितने भी डिस्टर्बेंसेस है उससे आप दूर हटके आप मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ रहा है और बाहर के दुनिया के डिस्ट्रैक्शन से आपको अलग थलग रखना पड़ रहा है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपको रोज आपके नींद की अवस्था जो है रोज आपको दे ही रहा है। यानी आप रोज नींद की अवस्था में दुनिया से अपने आप अलग थलग पड़ जाते हैं और ड्रीम में आप दुनिया को निर्माण करते हैं जैसे ध्यान में निर्माण करते हैं। फर्क इतना है कि आप जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। अगर उसको कंट्रोल में लाने की साधना करने लगेंगे तो जिसे आप जागृत स्थिति में ध्यान कहोगे वो ही हर दिन 2 घंटा आप स्वप्नावस्था को ध्यान के रूप में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सबको रिकॉग्नाइज करना है। तो इस पर्टिकुलर साधना को जो है मिलाम या स्वप्न दर्शना कहते हैं। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो ड्रीम योगा करके भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं ड्रीम योगा पे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। और ये मत समझना कि ये कोई टिबेटन प्रैक्टिस है या यूरोपियन प्रैक्टिस है, ये प्योर इंडियन प्रैक्टिस था। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इस्लामिक इन्वेजन में, जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला डाला था, जिसमें 3 महीना दिन और रात करीबन 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट जल गए थे। 3 महीना दिन और रात वो लाइब्रेरी, वो ग्रंथालय जला था। अब इमेजिन कीजिए इस प्रकार का जब यहाँ पे विध्वंस हुआ है तो कितने सारे बेहतरीन से बेहतरीन जो ज्ञान की संपदा नष्ट हुआ होगा, हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। स्वप्न दर्शना वाज पार्ट ऑफ दिस वेरी लैंड, इट वाज द फ्लेवर ऑफ दिस लैंड। इस धरती से जो है जन्मा हुआ एक प्रैक्टिस था जिसको स्वप्न दर्शना कहते हैं, जिसका उल्लेख आपको जो है शंकराचार्य जी के जो है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी बहुत स्पष्ट रूप में पढ़ने को मिलता है। तो अगर हम साधना करते हैं और ड्रीम को कंट्रोल में लाते हैं और ड्रीम होते टाइम पे, स्वप्न होते हुए टाइम पे हम स्वप्न को रिकॉग्नाइज करेंगे कि अरे आखिरकार ये सब सपना है, तो एक अजीब सा एक अनुभव में आप प्रवेश करते हो और ये अजीब सा अनुभव आपको एक बहुत बड़ा उपलब्धि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में दे डालता है। और वो बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि सेम वही लॉजिक आप इस्तेमाल करके इस दैनंदिन जीवन में जो भी चीजों से, जो भी अनुभवों से आप गुजर रहे हो, उन अनुभवों को भी आप रिकॉग्नाइज करने के साधना शुरू कर लेते हो कि ये सब भी जो है इनफैक्ट वास्तव नहीं है, ये सब भी सपन तुल्य है, सपने के बराबर है। और इस पर्टिकुलर स्थिति को लूसिड लिविंग कहते हैं। जब आप बाहर के जीवन के, दुनिया के अनुभवों से अनछुआ होने लगते हो और उन चीजों से आप बहुत ज्यादा जो है ना राग द्वेष का वो जो ये बैलेंस में, ये कोने से लेकर वो कोने तक जैसे पेंडुलम में घूमते हैं, ये जब जैसे जैसे आपका कम होने लगता है और बाहर के सिचुएशंस को आप रिकॉग्नाइज करने लगते हो कि ये भी पल गुजर जाता है, ये भी पल जो है केवल मेरा एक अनुभव मात्र है,
और ये इसकी वास्तविकता और स्वप्नजन्य दुनिया की वास्तविकता में कोई खास अंतर नहीं है। और जैसा स्वप्न वाली दुनिया नश्वर है, अशाश्वत है, इसी प्रकार ये वाला, ये जो दुनिया का ये भी जो अनुभव जो है, ये भी अशाश्वत है, ये भी गायब होने ही वाला है। तो साक्षी बन के स्वप्न को देख पाना आपको साक्षी बन के इस दुनिया को अनुभव करने के लिए आपको मददगार साबित होता है। और जब इस दुनिया को आप साक्षी बन के अनुभव करना शुरू करते हो, स्वप्न को साक्षी बन के देखना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। ऐसे लूसिड ड्रीमिंग के कम्युनिटीज में अगर आप प्रवेश करोगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलता है। और अगर लूसिड ड्रीमिंग आप खुद करने लगोगे तो आपको उसका वैल्यू समझ में आने लगता है कि कितना खूबसूरत अनुभव होता है। स्वप्न को स्वप्न करके रिकॉग्नाइज करने के बाद स्वप्न का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहता है, लेकिन स्वप्न पे प्रभुत्व आपका अपने आप निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार इस जागृत स्थिति को भी, जागृत स्थिति को सच ना मानते हुए इसको भी एक प्रकार के माया या एक प्रकार का जो है एक काल्पनिक दुनिया के रूप में जब रिकॉग्नाइज करने लगोगे और उससे अटैचमेंट आप कम कर लोगे, फिर अचानक उस दुनिया के ऊपर, उन अनुभवों के ऊपर आपका प्रभुत्व आने लगता है। योर लाइफ begins to be getting into more and more control of your own destiny। मतलब आप आपके डेस्टिनी को आप कंट्रोल में लाते हो। You suddenly recognize that things are falling in the right places automatically। पहले जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं थे, वो अपने आप वो कंट्रोल में आने लगते हैं। सपना जैसे कंट्रोल में आने लगता है, इसी प्रकार जागृत स्थिति को भी अपने कंट्रोल में लाना, ब्रिंगिंग इट इनटू इट्स राइट प्लेस, अपने आप होना शुरू हो जाता है, जिसको लूसिड लिविंग कहते हैं। वेल, देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आल्सो। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं ये एक्सट्रीम राइट लेफ्ट कॉर्नर से, राइट कॉर्नर बॉटम से मैं शुरू कर रहा हूँ, आमतौर पे हमारा जो जीवन होता है स्ट्रेस्ड आउट ओवरवर्कड स्टेट से शुरू होता है। मैं राइट कॉर्नर से शुरू कर रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन के, राइट बॉटम कॉर्नर से, नीचे से। स्ट्रेस्ड आउट और ओवरवर्कड स्टेट में हम मैक्सिमम हम लोग रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं। उससे लड़ाई, उससे झगड़ा, वहां मेरा पैसा अटका हुआ है, मेरा अभी प्रमोशन बाकी है, ये है वो है, इस प्रकार के तनावपूर्ण जीवन में ही अपना पूरा जीवन चलते रहता है। और उस स्ट्रेस्ड आउट और वर्कड स्टेट से हम सपने में चले जाते हैं और उसमें जो है बहुत सारे जो है बुरे सपने भी देखने लगेंगे और बहुत दुर्भाग्य जीवन को अनुभव करने लगेंगे। जब वो आपके काबू से थोड़ा अगर ज्यादा गुजरने लगता है तो फिर जो है अपने आप जो है जागरूक स्थिति में भी आप रोड में कभी कई लोगों को देखोगे जो अपने दिमाग में जो भी चल रहा है वो बाहर जो है मुंह से बोलने लगेंगे। उनको दिमाग में जो चल रहा है उनको सच लगने लगता है और सामने वाले से बात करना वो शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका स्ट्रेस आपके काबू से बाहर निकल जाता है तो आपको हेलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। आप आपके दिमाग में जिस व्यक्ति से लड़ रहे हो उस व्यक्ति से आपके दिमाग में चलने वाली उस लड़ाई को आप ब्लर्ट आउट करने लगते हैं, आप मुंह से बोलने लगते हैं और सामने जैसे वो व्यक्ति है ऐसा आप बोलना शुरू करते हैं। अब कभी कभी रोड पे इस प्रकार के लोग अपने आप खुद से बात करते हुए आप देख सकते हो। उससे भी अगर आप बदतर स्थिति में चले जाते हो, आपके दिमाग पे अगर आपको कंट्रोल नहीं है तो आप साइकोटिक न्यूरोटिक बनते हो। आप एक प्रकार के मानसिक मतलब मतिभ्रम में ये के स्थिति में आप प्रवेश कर सकते हो। उससे भी निचले स्थिति में एक स्थिति है जिसमें इंसान अपने अस्तित्व को पूरा का पूरा खोया हुआ रहता है। ये सब निचले वाले स्तर है। इसके ऊपर वाले स्तर में हम नॉर्मल वेकिंग स्टेट में जो रहते हैं, हम अपने ब्रेन पे मोर और लेस थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रखते हैं, लेकिन अपना जीवन में अपना सपने की दुनिया, न जागृत दुनिया, न गहरी नींद की दुनिया, ये तीनों भी अपने काबू में नहीं है। वो सब अपने आप अपने सामने जो है वो प्रकट होने लगते हैं। उसमें वाले अच्छे और बुरे अनुभवों से जो है हम सिर्फ गुजरने लगते हैं। लेकिन इसके ऊपर, इस नॉर्मल वेकिंग स्टेट से ऊपर एक स्थिति है जिसमें जो साधना के बल पे, ध्यान और मेडिटेशन के बल पे वो चीजों को अपने प्रभुत्व में लाने की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और स्वप्न को केवल स्वप्न के रूप में नहीं, स्वप्न को पहचानने की साधना शुरू करते हैं। स्वप्न को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि ये स्वप्न है और इसी टेक्निक से स्वप्न को कंट्रोल करने लगते हैं और उसी टेक्निक से जागरूक स्थिति को भी एक कल्पना के रूप में, माया के रूप में देखना शुरू करते हैं और वो लूसिड लिविंग में जीवन को जीना शुरू करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अंदर से प्रफुल्लित रह सकते हैं किसी भी अवस्था में, कितना भी बुरी स्थिति क्यों ना हो, कितना भी अच्छी स्थिति क्यों ना हो, वो लूसिड लिविंग में वो जीना शुरू करते हैं।
उससे हायर स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो उनको जो है मायाधीन, हम जो है उससे वो मायाधीश के स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के शिरडी साई बाबा या अक्कलकोट के स्वामी जी, इनके बारे में जैसे बताया जाता है कि वो बाहर की दुनिया के सिचुएशंस को भी वो बदलते थे। आग में हाथ रख के किसी को उठा दिया तो वो आग में गिरने वाला कोई बच्चा जो है बच गया, इस प्रकार के। यानी जो हमें चमत्कार लगने लगता है, जागरूक स्थिति में जो चमत्कार है, वो चमत्कार उस स्थिति में, उस हायर लेवल में, यदि अगर हम साधना से उस लेवल में पहुंचेंगे तो हम जो है मायाधीन वाला इस जीवन से मायाधीश वाले जीवन में हम खुद प्रवेश कर सकते हैं। वेल, वेरी इंपॉर्टेंटली चित्त भूमि के विषय में आमतौर पे अनफॉर्चुनेटली हम क्षिप्ता एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हम रहते हैं। दूसरा जो है मूढ़ चित्तावस्था, मूढ़ चित्तावस्था में जो है दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहीं अटका हुआ है, वो सही और गलत में फर्क नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा है। नेक्स्ट और एक स्थिति है विक्षिप्तता, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। अनफॉर्चुनेटली हम जैसे अनट्रेंड लोग अपने जीवन में 95% लोग इन तीनों मानसिक स्थितियों में ही पूरा गुजार के हम जो है हमारे जीवन को खत्म कर डालते हैं, या तो क्षिप्त में, या तो मूढ़ में, या तो विक्षिप्त में। लेकिन इससे एक हायर स्टेट है जिसका नाम है एकाग्र। अगर मन को एकाग्र करके साधना करते हुए एक जगह पे फोकस करने का प्रैक्टिस करेंगे, जिसका मतलब है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आप एक्टिवेट करने का प्रयास रेगुलर जारी रखेंगे, ये साधना जिसको हम ध्यान कहते हैं, ये आपको ड्रीम को भी कंट्रोल करने का जो है क्षमता डेवलप कर देता है। और अपने आप ड्रीम को आप रिकॉग्नाइज करने लगते हो, और जैसे जैसे आप ड्रीम को रिकॉग्नाइज करके ड्रीम को कंट्रोल करने की टेक्निक को पे प्रभुत्व हासिल करोगे, वही सेम रूल, वही प्रोसीजर, वही टेक्निक आप जो है इस जागरूक स्थिति में भी अपना सकते हो। और जागरूक स्थिति के भी चीजें भी अपने आप अपने अपने स्तर में बराबर जो है आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। So the crux of the whole presentation is एकाग्र is the most important aspect. उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्थिति है जिसका नाम है निरुद्ध। वो बहुत पहुंचे हुए लोग जो है उस स्थिति को हासिल करते हैं। तो यदि अगर हम क्षिप्त और मूढ़ और विक्षिप्त के इस आमतौर वाले इस जीवन से हम नेक्स्ट लेवल जिसको एकाग्र कहते हैं उसके साधना में अगर हम समय व्यतीत करेंगे, इफ यू एक्सपेंड सम टाइम एवरी डे टू बी फोकस्ड, टू बी अटेंटिव, तो वो बहुत काम में आएगा। नॉट ओनली टू ब्रिंग कंट्रोल ऑफ अवर डेली कोर्स, अपना दैनंदिन जीवन को भी कंट्रोल में ला सकते हैं और सपने की स्थिति को भी हम काफी कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हमारा डीप स्लीप 6 घंटा, ड्रीम 2 घंटा और वेकिंग 16 घंटा चलता है। यदि अगर वेकिंग में अगर कभी 2 मिनट भी अगर आप मेडिटेट करना अगर प्रैक्टिस करोगे और उसके कारण से वो प्रैक्टिस स्लोली स्लोली ड्रीम में भी परकोलेट होने लगता है, फिर वेकिंग में जैसे जैसे आपका मेडिटेशन बढ़ने लगता है, फिर ड्रीम में भी वो परकोलेट होने लगता है, आपके लूसिड ड्रीमिंग बढ़ने लगता है, फिर बाद में वो डीप स्लीप में भी वो जो है प्रवेश करने लगता है। फिर कुछ समय के बाद डीप स्लीप, ड्रीम और वेकिंग करके 3 अलग अलग स्तर में जो हम जो अनुभव कर रहे हैं, वो 3 अलग अलग स्तर ना होते हुए एक सिंगल एंटिटी में आपके साक्षी के अनुभव में आपका पूरा डीप स्लीप और वेकिंग स्लीप आपके जो है निकलने लगते हैं। So in fact, ड्रीम और आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस आर वेरी पैरेलल। आपके ड्रीम के अनुभव को का थोड़ा सा अगर हिस्सा अगर लेंगे तो वो आप रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने परेशान नहीं इसके साथ आप जीवन जी रहे हो, और वही जो है आपके आफ्टर डेथ में भी रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा बताया जाता है। ड्रीम के बारे में बहुत सारी बातें हैं ब्रह्मसूत्र में, तो इनफैक्ट जो है सपने के बारे में बहुत सारे जो है सूत्र आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। और उपनिषदों में, छांदोग्योपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, श्वेताश्वतरोपनिषद में और बहुत सारे उपनिषद में स्वप्न को कंट्रोल करने का महत्व बहुत जोरदार तरीके से पेश किया गया है। और दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम करके आदि शंकराचार्य के जो स्तोत्र है जिसमें 10 श्लोक है, वो 10 श्लोक बार बार यही बताते हैं कि विश्वम दर्पणम दृश्यमान तुल्यम निजाम तद्गतम। इसमें वो बताते हैं कि स्वप्न की दुनिया और बाहरी दुनिया वास्तव में एक ही प्रकार के हैं, दोनों भी एक ही नियम से चलते हैं। स्वप्न को कंट्रोल करना अगर जान लोगे तो बाहर की दुनिया भी आपके कंट्रोल में आ जाता है। इस प्रकार का एक वो सिद्धांत वो पेश करता है। और वो बोलता है कि राहुग्रस्त दिवाकरेंद्र सदृतो माया समाच्छादनात्, जैसे सूर्य जो है राहु के इसमें सोलर एक्लिप्स में छिप जाता है, इसी प्रकार गहरी नींद में आपकी चेतना जो है गहरी नींद की अवस्था में सोया हुआ सुषुप्ति को अनुभव करता है।
फिर उससे जैसे ही राहु से जैसे मतलब सोलर इक्लिप्स से बाहर निकलता हुआ सूरज जैसे पूर्ण रूप से प्रकट होता है, इसी प्रकार गहरी नींद से फिर जो है आप सपनावस्था में और सपनावस्था से जागृत अवस्था में पूर्ण रूप में आप रोज प्रकट हो रहे हो। इन तीनों अवस्थाओं में जो आप जो परिवर्तन अनुभव कर रहे हो, उसको अगर आप ट्रैक करोगे, साक्षी होके उसको फोकस्ड तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तो ये तीनों अवस्था भी आपके कंट्रोल में आ सकते हैं, ऐसा इस सिद्धांत का है। खैर, एक किताब मैंने लिखी है जिसका नाम है स्लीपिंग टू ड्रीम एंड ड्रीमिंग टू वेक अप करके, ये अमेज़न पे ये अवेलेबल है। ये 500 पेज वाला ये किताब में, इस प्रेजेंटेशन में मैं बहुत सारे बातों को जो मैं पेश नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि समय एक 1.5 घंटे के समय में बहुत सारी बातों को पेश करना प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। तो उन तमाम मुद्दों को मैं मेरे इस बुक में मैंने प्रेजेंट किया है। इन केस एनीबडी इज रियली वेरी सीरियस टू ब्रिंग हिज लाइफ और हर लाइफ इनटू हर और हिज कंट्रोल, अगर आप आपके जीवन को आपके नियंत्रण में लाना चाहते हो, स्वप्न की अवस्था को भी, जागृत अवस्था को भी और सुषुप्ति की अवस्था को भी, तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी किताब जो है, सर्टेनली बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया में मेरे हिसाब से मैं पहला लेखक हूँ जो इस विषय के ऊपर इस किताब में किसी ने लिखा हो, तो इसमें काफी सारे इंसाइट्स मैंने दिया है, ऐसा मुझे लगता है। आई होप दिस बुक विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू ऑल दो सीरियस प्रैक्टिशनर जो अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। तो हमारे लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स है, एकदम अनकॉन्शियस लेवल से लेके पूरे अपने जीवन के तीनों स्थितियों को, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों को भी कंट्रोल में लाने के एक 12 लेवल्स के एक लेवल्स मैंने बताया है मेरे किताब में। अगर हम साधना करेंगे तो स्वप्न को भी और जागृत स्थिति के तमाम अनुभवों को हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि आखिरकार इनका अस्तित्व अपने आप नहीं है, आपके दिमाग के, आपके चित्त से ये सब निर्माण हो रहे हैं। और चित्त को जैसे आप कंट्रोल में लाओगे तो आपके जागृत अनुभव और याज वेल एज आपके स्वप्न के अनुभव भी आपके कंट्रोल में आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो है इस स्वप्न की दुनिया के बारे में ये इस 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के इस प्रेजेंटेशन में जो कुछ भी समझने का प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों में उत्सुकता जागी होगी और आप लोग सीरियसली प्रैक्टिस करने का प्रयास शुरू करेंगे कि मैं मेरे ड्रीम को रिकॉग्नाइज करूंगा। अगर हम अपने ड्रीम को रिकॉग्नाइज करने की एक उपलब्धि को भी हासिल करेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये आपके जीवन को, इट वुड बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आपके जीवन में वो सहायक साबित होता है। सो वंस अगेन आई थैंक वन एंड ऑल फॉर योर पेशेंट हियरिंग and patient listening to my presentation. Particularly मैं इंडस यूनिवर्सिटी को थैंक्स अदा करना चाहता हूँ और प्रोफेसर विकास सिंह जी को जो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको भी मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ, because he has given me this opportunity to present some of those less charted areas of dream and sleep. Thank you very much. Is there any fine line between reality and illusion while practicing such yoga? Absolutely. In fact, that is the crux of Shunyavada, that is the crux of Advaita Vedanta. आप अगर जब इस बात को अगर अच्छी तरह समझ लेंगे, रियलिटी के अलावा एक्चुअली भ्रम कहीं पे भी नहीं है। भ्रम करके वास्तव में कोई भी चीज नहीं है। अगर आप वैशेषिक दर्शन और पूर्व मीमांसा में अगर देखेंगे, तो किसी भी चीज को सही ठहराने के लिए क्या निकष हो सकते हैं, भ्रम को हम जो है सच्चता से अलग करके कैसे देख सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ निकष देखा, पहचाना है, कुछ क्राइटेरिया उन्होंने पकड़ा है। वो क्राइटेरिया को जो है किसी ने कहा है, वैशेषिक ने कहा है कि वैशेषिक और न्याय, इन लोगों ने कहा है कि परत प्रामाण्यवाद, और पूर्व मीमांसा वाले ने कहा है कि स्वतः प्रामाण्यवाद। परत प्रामाण्यवाद वालों ने जो है 3 नियमों को बताया है, यथार्थ, अविसंवादी और प्रवृत्ति सामर्थ्य। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी वस्तु को अगर ये भ्रम है कि ये सही है, अगर चेक करना हो, तो पहला कंडीशन क्या है कि यदा अर्थ, जैसा वस्तु है वैसा के वैसा अगर 100% अगर आपको दिखता हो, तो पहला टेस्ट वो पास कर गया है। दूसरा अविसंवादी, इनकॉन्ग्रुइटी, क्या वो उस जगह पे रहना जो है वो असंभव है, ऐसा अगर आपको लगने लगता है तो उसके ऊपर आपको शक करना है। यानी उस माहौल में वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, ये भी आपको चेक करना है। यदा अर्थ, वस्तु जैसा है वैसा है, ये चेक करना पहला टेस्ट है। दूसरा, वो उस माहौल में फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है,
ये भी टेस्ट करना है। तीसरा प्रवृत्ति सामर्थ्य। अगर वो पानी है, जो आपको पानी जैसा दिख रहा है, वो पानी का लक्षण क्या होना चाहिए? वो प्यास बुझाना चाहिए। अगर पीने के बाद अगर वो प्यास नहीं बुझाता है तो वो जो है वो पानी नहीं है। यानी सपने में कई बार क्या हो जाता है, आप पानी पीते हैं लेकिन आपका प्यास नहीं बुझती है। इसके कारण से आप क्या करते हैं, आपकी नींद खुल जाती है और फिर आप उठ के जाके मटके के पास जाके आप पानी पी लेते हो, आपके फ्रिज के पास जाके पानी पीते हो। यानी क्या हो रहा है, वो यथार्थ में सही मालूम पड़ा है, अभिसंवादी में सही मालूम पड़ा है, लेकिन तीसरे टेस्ट में भी फेल हो गया है, क्योंकि सपना वाला पानी जो है प्रवृत्ति सामर्थ्य, पानी प्यास को बुझाने में सक्षम नहीं रहा है। तो इस प्रकार वो उन्होंने कहा है कि रियलिटी में और जो इल्यूजन में फर्क चेक किया जा सकता है। लेकिन इसके नेक्स्ट लेवल पे स्वतः प्रमाण्यवाद करके है। स्वतः प्रमाण्यवाद कहता है कि इनफैक्ट जो कुछ भी है वो सब सही है, जो भ्रम होता है वो केवल एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन के शिकार हम केवल चंद पलों के लिए होते हैं। बाकी सभी समय में जो है हम ज्ञान के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। ज्ञान अपना स्वाभाविक लक्षण है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फासला बहुत बड़ा है एक अज्ञानी के लिए। रियलिटी और इल्यूजन का फासला तकरीबन 0 होता है योगी के लिए, और हाईएस्ट लेवल पे जो ईश्वर के लेवल में होता है तो वहां पे रियलिटी और इल्यूजन में कोई भी फर्क नहीं है। सो मतलब द डिमार्केशन बिटवीन द इल्यूजन एंड द रियलिटी गेट्स थिनर एंड थिनर एंड थिनर as you ascend to the higher and higher scales of your spirituality. Hope I have answered your question. उन्होंने लिखा है कि is सिल्वा हेल्पफुल इन ड्रीम कंट्रोल? तो हाँ, वो जो सिल्वा वाला जो टेक्निक है, मतलब वो जो पूछ रहे हैं, वो एक सिल्वा करके एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या ड्रीम कंट्रोल के लिए हेल्पफुल है? बिल्कुल 100% है। सिल्वा ही नहीं है, बहुत सारे इस प्रकार के टेक्निक्स है जो आपको आपके चेतना पे, यानी आपके मन में चलने वाले जो सोच विचार है उनको, उनके शिकार न बनते हुए उनके ऊपर प्रभुत्व पाने के लिए वो डेवलप किए हुए टेक्निक्स है। So certainly, अगर if you are a practitioner of Silva technique, absolutely it is certainly going to be helpful for you. For example, वो थे कार्लस कास्टानेडा, ड्रीम योगा के जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स जो बताए गए हैं उनको प्रैक्टिस करोगे, दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। विज्ञान भैरव तंत्र के जो 112 सूत्र है उसमें से कोई भी सूत्र को पकड़ के आप प्रैक्टिस करोगे, इवन दे आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। द क्रक्स इज अटेंटिव माइंड को डेवलप करना है, कल्टिवेट करना है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना है, इस पे फोकस करते हुए जीना है। चाहे जागरूक स्थिति हो, आप बर्तन मांज रहे हैं, चाय बना रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो भी आप आपका इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने का प्रैक्टिस करते रहना है। सपना देख रहे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कुछ भी है, ये एक्टिव करना है। ये मन में अगर सतत चलता रहे तो वो जो है ये आप बहुत बड़ा एक यूजफुल अभ्यास के रूप में वो साबित होता है जी। And Bhagavan Buddha's Mar Vijay is the example of such conscious dreaming. Yes, in fact, every meditation is conscious dreaming. Please let's understand this point. Dreaming का मतलब है कि हम अपने कंट्रोल खो के अनुभवों में फंसे हुए हैं, उसको स्वप्न कहते हैं। ध्यान का मतलब है आप अनुभवों को साक्षी के स्थिति में रह के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ड्रीम में कॉन्शियसनेस नहीं है, कंट्रोल नहीं है, ध्यान में कॉन्शियसनेस है और कंट्रोल है। तो यदि अगर कॉन्शियस ड्रीमिंग आप कर रहे हो तो ध्यान के यानी अष्टांग वाला जो पतंजलि के 7th लेवल पे आपने ऑलरेडी पहुंच गए हैं, ऐसा आप मान के चल सकते हैं।